अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव वेवलेंस पे काफ़ी सारी बात की थी और एंड पे हम कुछ इस वाले फार्मूले पे पहुंच गए थे। हम लोगों ने इसका फार्मूला लैम्डा इक्वल एच ओवर 2m और क्यू वी इसको पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज इसको थोड़ा सा आगे से चलाते हैं। अगर इस फार्मूले को हम फॉर इलेक्ट्रॉन लिखें ना, सिर्फ यानी अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें तो ये वैसे तो ये फार्मूला किसी भी पार्टिकल के लिए है ना। जिस तरह कल जो न्यूमेरिकल थे उसमें मैंने इसको अल्फ़ा प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल वगैरह के ऊपर भी अप्लाई किया था, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करें तो ये बन जाएगा एच ओवर 2m ई वी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो m लिखा है वो इलेक्ट्रॉन की मास होगी और जो ई होगा चार्ज या इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले में अब नाउन चीज़ें बहुत होगी। ये हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मास पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो हम क्यों ना इन सारों को सॉल्व करके लिख लें अपने पास। अगर हम इन सारों को सॉल्व कर देना तो आपका जो आंसर आएगा वो √150 आ जाएगा। यानी ये बन जाता है √150 ओवर वोल्टेज, लेकिन इसके साथ में यूनिट जो आ रही है वो एंगस्ट्रम बन रही है। इसका मतलब ये हो कि ये वाला फार्मूला सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ये वाला फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, इस फार्मूले में अब अगर आप वोल्टेज की वैल्यू पुट करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आएगी और वो किस में आएगी, एंगस्ट्रम में आएगी। एंगस्ट्रम से तो आप सारे फेमिलियर है ना। 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये वाला फार्मूला दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ किसके लिए बना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने MEHO2 को जो सॉल्व किया ना सबको, वो इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया। ये 150 है बाई वी, वोल्टेज पुट करो आपका वैल्यू आ जाएगी। चलिए और इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें ना, √150 भी ले लें तो तकरीबन 12.27 बनता है, 27 बाई वी ओवर वोल्टेज और अगेन यूनिट एंगस्ट्रम हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे कभी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ, तो आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको वोल्टेज गिवन होगी, कौन सी वेवलेंथ, डी ब्राई वेवलेंथ। मैं आपको एक एमसीक्यू करवाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी इस पर ग्रिप अच्छी हो जाए। अपने पास लिखना है एमसीक्यू, फाइंड दी डी ब्राई वेवलेंथ। फाइंड आप लोगों ने करनी है डी ब्राई वेवलेंथ। किसकी डी ब्राई वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, associated with electron accelerated at 600 volts। ठीक है जी, ये सवाल आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन का देखें सवाल है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्राई वेवलेंथ पूछी हुई है एसोसिएटेड विद 600 वोल्ट्स। अब देखिए ना, अगर हम इस सवाल को इस फार्मूले से हल करने की कोशिश करें, सपोज करें कि बंदा कहता है मैंने इधर से हल करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पहले इलेक्ट्रॉन की मास पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट लिखोगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये एमसीक्यू जब आता है तो इसका बेहतर हल ये होता है कि आप इस एमसीक्यू को इस फार्मूले से सॉल्व करो। ये वाले जो इससे सॉल्व कर लो, इससे कर लो, बात एक ही है। मैं वैसे ज़्यादातर इसी से करता होता हूँ, ये वाला जो है। और इसे याद क्या रखना है, इसमें आंसर एंगस्ट्रम में आता होता है। यूनिट इस तरह हल की हुई है ना कि एंड पे एंगस्ट्रम बच गया है। ठीक है, 150 वोल्टेज कितनी गिवन है, 600, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 60 बचा हुआ, तो 60 से कैंसिल हुआ 4 हो गया, तो कितना बन गया, 1/4 हो गया। और 1/4 कितना होता है, 1/2। अब ये याद रखो 1/2 कितना होता है, 0.5। तो इसकी यूनिट क्या लिखनी, मीटर नहीं लिखनी। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, यूनिट मीटर लिख देते हैं। ये सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं आ रहा, ये एंगस्ट्रम में जाके वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन कांस्टेंट को जब सॉल्व किया है तो -10 मीटर आया था ना। आप यूँ कर सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो ऑप्शन अगर पेपर में यूँ हो तो इस तरह लिख लें, यानी उनको सॉल्व करें तो एंड पे -10 मीटर बच जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों ज़्यादा चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि सबसे पहले जो पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल वेव प्रूव हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ही हुआ है ना। ये फर्स्ट पार्टिकल जो वेव प्रूव हुआ है कि उसके पास वेव नेचर है, वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के आने के चांसेस होते हैं। और ये जो मैंने लाइन बोली, इस लाइन को भी आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट पार्टिकल जो वेव प्रूव हुआ है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। पंजाब की बुक में उसने एक लाइन लिखी है
पेज 192 पे, वो मैं लाइन लिख से तो एमसीक्यू की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों ने याद रखनी। वो लाइन ये है कि लाइट जो है ना, लाइट इज इन शॉर्ट, लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट refined, light is in short the most refined form of matter, form of matter। इसके दो तीन एमसीक्यू आते हैं इस बात पर। पहली बात तो ये थ्योरी है किसकी, ये बात किसने की थी, ये डिब्राय ने की थी। अक्सर लोग ना इस स्टेटमेंट को आइंस्टाइन की स्टेटमेंट समझते हैं, मतलब ये जब स्टेटमेंट आती है तो ये समझा जाता है कि लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, ज़्यादातर समझते हैं शायद ये वाली बात जो आइंस्टाइन की। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ना, लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, अगर ये बात आ जाए तो आप लोगों ने कहना है ये डिब्राय की स्टेटमेंट है। डिब्राय वैसे 1892 में पैदा हुआ है और अभी रिसेंटली 1987 में उसकी डेथ हुई है। इसके पहले हम क्यों क्या आएगा, ये स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई आएगी, पूछेगा किसकी स्टेटमेंट है, ये डिब्राय की स्टेटमेंट है। ये आ रहा होता है कि ये लिखा हुआ आ रहा होता है लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ, ऑप्शन में क्या चूज करना होता है, मैटर। इन दोनों में से कोई एक चीज स्किप हो रही होती है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, लाइट, या लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ, ऑप्शन में क्या होगा, मैटर। ये वर्ड स्किप होगा या ये वर्ड स्किप होगा। ये पूरी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट किसकी है, डिब्राय की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, वही जो डिब्राय ने कहा था, लाइट जो है इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब वही बात कर रहे हैं कि लाइट जो है वो भी बेसिकली किसकी फॉर्म है, मैटर की ही फॉर्म होती है। लाइट के अंदर क्या है, फोटॉन्स है ना, लाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्या है, फोटॉन्स है। तो फोटोन क्या है, मैटर है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से हमें लगता है कि लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, ये बात लगता है कि लाइट जो है वो मैटर है, ये बात बनती है लाइट इज इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। तो इस स्टेटमेंट को देख के लगता है ये बात तो आइंस्टाइन ने भी यही कुछ कहा था ना, कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, एग्जैक्ट वर्डिंग, ये आइंस्टाइन की वर्डिंग नहीं थी, ये जो वर्डिंग है वो डिब्राय की वर्डिंग है। इसलिए ये एमसीक्यू आता है तो अक्सर बच्चे इसको ये कह देते हैं कि आइंस्टाइन की स्टेटमेंट, आइंस्टाइन की नहीं है, ठीक है, डिब्राय की स्टेटमेंट है। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं ना, उनकी डिब्राय वेवलेंथ होती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिब्राय वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, डिब्राय वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो मूव नहीं कर रहे, वो भी मूव कर रहे हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, उनकी भी वेवलेंथ होनी चाहिए। उनकी वेवलेंथ का क्या हिसाब किताब बनेगा, उसको ज़रा देखिए। देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखता हूँ, ज़्यादातर अगर कभी फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आ जाए तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर सिंपल के भी लिखा हुआ होता है। इसमें एक ही बात है, सिंपल के लिखा हो या काइनेटिक एनर्जी लिखा हो। तो कुछ लोग सिंपल के भी इस पर लिख सकते हैं, वो भी ठीक कंसिडर है, गलत वो बात भी नहीं है, ठीक है, सिंपल के भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये बात कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स की। अगर आपको थोड़ी सी बात याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया था, टेम्परेचर का फॉर्मूला 2/3 के इंटू काइनेटिक एनर्जी होता था ना, यानी टेम्परेचर का फॉर्मूला 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता था। आप काइनेटिक एनर्जी को उसी साइड पे रहने दें, इसको इधर लें, ये बन जाएगा 3kT डिवाइड बाई 2 नहीं हो जाएगा, यानी अगर इसको इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा 3kT/2 हो जाएगा। इस काइनेटिक एनर्जी, ये पता है ना काइनेटिक एनर्जी किसकी है, गैस के मॉलिक्यूल्स की है। हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे। वैसे ये पता है ना आपको, ये वाले फार्मूले किसके लिए है, ये वाले फार्मूले आइडियल गैस के लिए ना, और आइडियल गैस जो होती है वो मोनोएटॉमिक होती है। तो हमारी बुक में डाइटॉमिक वगैरह के लिए फार्मूला ही नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बात लिख दी कि समटाइम वो वर्ड अगर कभी यूज़ कर देना कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की डिब्राय वेवलेंथ लिखे, तो अक्सर बच्चे कहते हैं पता नहीं मोनोएटॉमिक की कैसी होगी। ये जो हम फार्मूले पढ़ते हैं ये आइडियल गैस के हैं, और आइडियल गैस आपको पता है होती कौन सी, मोनोएटॉमिक ही है ना। तो ये सारे फार्मूले मोनोएटॉमिक के लिए लिखे हुए। ठीक है बच्चे, आप लोग इस डिब्राय वेवलेंथ को, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
उनकी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी को इससे रिप्लेस कर दो। अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर बचो आ जाएगा 3kT डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर अंडरूट भी सारे क्या आएगा। ये फार्मूला चेंज होकर कुछ बन जाएगा लैम्डा इक्वल h ओवर ये बन जाएगा 3mkt। ये फार्मूला सिर्फ आइडेंटिफाई होने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। इसका एमसीक्यू आएगा आपका आइडेंटिफाई होने के लिए। वो ये कहेगा कि डिब्राइव वेवलेंस बताओ इन टर्म्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ना, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की डिब्राइव वेवलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिब्राइव वेवलेंस का फार्मूला है फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें के आपको याद है, के काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें के जो था वो काइनेटिक एनर्जी के लिए था ना, ये के काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन ये वाला जो के है काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है, बल्कि ये वाला के जो है वो अगर आपको याद हो तो कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इस फार्मूले में जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी अपनी वैल्यू होती है 1.38 इंटू -23, इधर नीचे आ गया -23 जूल पर केल्विन। समझ आ गई। 1.38 इंटू पावर क्या -23 जूल पर केल्विन। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एम क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एम यहाँ पर जो है वो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, जिस गैस मॉलिक्यूल के पास कर है। टी तो टेम्परेचर है ना, एंड दिस टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। और एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो मुझे तो लगता है कि ये फार्मूला सिर्फ आइडेंटिफाई होने के लिए आएगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की जो मास होती है वो आपका एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में होती है, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सपोज करें अगर इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको इस फार्मूले से हल करेंगे। 25.6 ये शॉर्टकट है उसका, और अंडर रूट ऑफ एम, चले अलग अलग लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ टी। अब यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, ये बेसिकली मास जो है वो कौन सी मास है, मोलर मास है। मोलर मास लिखना तो आसान होता है ना, ये एम कौन सी मास है, मोलर मास है। तो इसको वैल्यू सिर्फ पुट करनी होती है। हाइड्रोजन के लिए 1 लिख देंगे, हीलियम के लिए क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आपको आती है मोलर मासेस। तो टी क्या चीज़ है, वही टेम्परेचर दैट इज टेकन इन केल्विन। तो अगर इसका कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोगों ने इस फार्मूले से कर लेना है कि जिस गैस की आपसे आ जाए ना, फलां गैस की मोलर मास, सॉरी फलां गैस की डिब्राइव वेवलेंस कैलकुलेट करें, तो आप लोगों ने उस गैस की यहाँ पर मोलर मास लिखनी। मोलर मास आपको आती हैं सारी जो कॉमन गैसेज है उनकी। यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें सेंटीग्रेड में ज़्यादातर गिवन होगा। आप लोगों ने इस टेम्परेचर को किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। तो इस फार्मूले से इसकी डिब्राइव वेवलेंस कैलकुलेट हो जाएगी। मुश्किल है कि ये इसका न्यूमेरिकल आए, ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और डायरेक्ट बात है, कोर्स से रेलिवेंट है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अगर कभी आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल अब आपके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, इससे भी जो वेवलेंस निकालेंगे, मैंने ये जो H3 और K और मोलर मास वगैरह मास और गैस मॉलिक्यूल को मोलर मास में कन्वर्ट किया है ना, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एंड पे यूनिट जो आएगी वो एंगस्ट्रम में आएगी। तो आपको बात समझ आ गई कि कोई भी गैस हो मेरा पुत्र, अगर उसकी मोलर मास पता हो, टेम्परेचर पता हो, तो उस गैस की हम लोग क्या बता सकते हैं, डिब्राइव वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक और बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट समझ आ गया कि डिब्राइव वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ जो है वो कौन सा इन्वर्स रिलेशन है। अगर गैस को फिक्स कर देना, सपोज करें ऑक्सीजन गैस ही है, ऑक्सीजन गैस ही है, तो जितना उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी मोलर मास क्या, सॉरी उसकी जो डिब्राइव वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि डिब्राइव वेवलेंथ का अगर टेम्परेचर का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिब्राइव वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ कौन सा इन्वर्स रिलेशन है। अगर सेम गैस है ना, दो डिफरेंट जार हैं, दोनों जार में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस है, चले इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना, H2H2, दोनों का आप लोगों ने हीट दे रहे हैं, तो क्या दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। दोनों केस में जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल होंगे उनकी वेवलेंथ सेम होगी, ये ज़रूरी नहीं है। जिस जार में टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस जार के मालिक्यूल की वेवलेंथ कम होगी, और जिनका टेम्परेचर कम होगा उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल शायद बन सकते हैं, तो वो आप लोगों ने इसके माइंड में रखने हैं, ठीक है। बस एक दो बातें और करवा के हम डिब्राइव वेवलेंथ को वाइंड अप करते हैं।
कोई और खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करते हैं फिर। अच्छा, इसको थोड़ा सा, जब ज़ाहिर है इतनी बातें की हैं तो इस बेचारे को मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करवा ही लें, मैग्नेटिक फील्ड नाराज़ हो जाएगा ना कि आपने हर जगह इसको रखा है गैस मालिक्यूल में, मेरे अंदर क्यों नहीं रखा है, इसको घुमाए इधर। जनाब एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रो है परपेंडिकुलरली, और वो चार्ज पार्टिकल यूं इंट्रो है मैग्नेटिक फील्ड में, और सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, और उस सर्कल का आपको रेडियस गिवन है। चार्ज है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसके रेडियस गिवन है। अब बच्चों अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी पूछता है डिब्राइव वेवलेंस कितनी होगी। ठीक है, तो डिब्राइव वेवलेंस का फॉर्मूला में पता है एच ओवर क्या होता है, एम वी होता है। आपको शायद याद होगा इसके रेडियस का फॉर्मूला क्या था, इसके रेडियस का फॉर्मूला था एम वी ओवर क्यू बी था ना। इस अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे उसके रेडियस का फॉर्मूला एम वी ओवर क्यू बी था। एम वी को अलहदा कर लें, एम वी किसकी को हो जाएगा, क्यू बी आर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में इस एम वी को क्यू बी आर से रिप्लेस कर दें, तो वेवलेंथ इक्वल टू एच ओवर एम वी को किससे रिप्लेस कर देंगे, क्यू बी आर से। क्यू बी आर मेरा पुत्र अब आपको मुझसे बेहतर पता है। ये मतलब आपसे फार्मूला पूछेगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ आपसे पूछेगा कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या यूं कह लें कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंट्रू है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। फार्मूला पूछेगा सिर्फ, ठीक है। इंटू है, उसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, उसकी डिब्राइव वेवलेंस क्या होगी, ठीक है ना। तो उसकी डिब्राइव वेवलेंस ये वाला फार्मूला, ये वाला भी होगी। अगर ये दोनों हैं तो बहुत ऑप्शन हो गए, ज़ाहिर है वो ये वाला तो नहीं लिखेगा, या ये वाला भी लिख देगा, ये वाला लिख देगा, तो फिर ऑप्शन बहुत हो जाएंगे। तो मेन ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, तो मैं पहले ही पता थी। तो आप लोगों ने इस फार्मूले में समझ आ गया रेडियस का जो फार्मूला था, इसमें एम वी को आप लोगों ने रिप्लेस कर दिया क्यू बी आर से। वैल्यू अब आपको आइडिया हो चुका है कि ये भी डिब्राइव वेवलेंथ है ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट। एक और आइडिया है, वो मैं कोशिश करता हूँ बड़ा आसान करके आपको समझा दूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मतलब इम्पोर्टेंट बात है बड़ी। आप लोगों ने अपने पास नोट करें क्वेश्चन। देखिए, इफ़ मोमेंटम पी के ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ, क्योंकि पी पावर भी होती है ना, वेक्टर लगा दे तो कंफर्म हो जाता है ये मोमेंटम है। ये बात याद भी रखनी है, अगर पी सिंबल किसी जगह लिखी हुई नज़र आए तो वो पावर भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर वेक्टर लगा दें तो फिर वो मोमेंटम ही होगा, फिर पावर नहीं हो सकती, क्योंकि पावर स्केलर है। इफ अगर आपको कभी सिंबल में मसला हो ना, कुछ स्केलर और वेक्टर की सिंबल मैच करती हैं, तो अगर उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ तो फिर वो ना भी लिखा हुआ तो कंफर्म होता है कि ये फलां सिंबल है। ये सिर्फ पावर और मोमेंटम का मसला है, ये थोड़ी सी बात याद भी रखनी है। लिखा है इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो है इज डिक्रीज बाय, if momentum of particle is decreased by 2%, find the percentage change in Debye wavelength. Find the percentage change in Debye wavelength. ये जनाब सवाल आ गया हमारा कि if momentum of a particle is decreased by 2%, find the percentage change in Debye wavelength. अब आपको पता है lambda is equal to h over p होता है ना, तो सवाल में वो क्या कह रहा है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ नहीं इंक्रीज हो रहा है, और पूछ रहे परसेंटेज चेंज इन डिब्राइव वेवलेंथ बताएं, मोमेंटम में चेंज गिवन है। असल में ना ये इसका एक्चुअल मेथड तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, हम उस एक्चुअल मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको बस एक जुगाड़ बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने हल कर लेना। देखिए, हमें ये कहा गया कि ये परसेंटेज चेंज की बात हो रही है ना, तो परसेंटेज चेंज अगर वेवलेंथ में भी लिखनी हो, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ में लिखनी हो, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। देखिए, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बतानी है तो चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमसे पूछा हुआ है। अब इसके इक्वल लिख लें, माइनस डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज दोनों तरफ लगानी है तो लगा दें, नहीं लगानी ना लगाएं, लगा ही देते हैं। ये जनाब इसका शॉर्टकट है, बड़ा मज़ेदार किस्म का शॉर्टकट। अब ये ना समझिए कि माइनस साइन किधर से आया, बस फार्मूले का माइनस है। किसका माइनस है, फार्मूले का माइनस है। आपको जितने भी सवाल आएंगे, आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन होगी, या ये चीज़ गिवन होगी
परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ पूछी गई होगी और आपसे पूछेगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताएं। ये मेरा पुत्र पूरी क्या चीज़ है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये पूरा क्या है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। एक गिवन होगी, दूसरी पूछी होगी, तो मैंने इक्वल लगा के दरम्यान में माइनस। माइनस यूँ समझ लें शॉर्टकट क्या है, वैसे फार्मूले का माइनस कह लें, फार्मूले का माइनस, ख़त्म होगी बात। आया ये फार्मूला कहाँ से, वो मैंने इसके लॉगरिथम लेके सॉल्व किया है, वो बात लंबी है, उस तरफ हम जाते नहीं, हमें ये शॉर्टकट मिल गया, हमारे मसले हल हो गए। आज ये सवाल की तरफ क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ बताएं, यानी ये आपसे पूछा गया, ठीक है। माइनस क्या गिवन है, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बाय 2%, इसका मतलब है मोमेंटम में परसेंटेज डिक्रीज तो गिवन है, और मोमेंटम जो है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, 2% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को मैंने अंडरलाइन किया था, ये माइनस फार्मूले का। मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा हो मेरा पुत्र, तो यहाँ पर आप लोगों ने माइनस साइन लगाना है। ये माइनस साइन किसका है, ये डिक्रीज की वजह से लगा है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना कि इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज, ये माइनस उसी तरह रहना था, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का माइनस है। आप लोगों ने इस माइनस को क्या कर देना था, प्लस। अगर यहाँ इंक्रीज होता तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ डिक्रीज होता तो क्या लिखना होता है, माइनस। तो ये माइनस जो है वो डिक्रीज का माइनस है। और ये पूरी चीज़ आपको गिवन है, 2% गिवन है ना, क्या 2% क्या है, मोमेंटम। तो ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम गिवन है, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100, इस पूरे को क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 2% है। माइनस क्यों लगाया, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। ये मोमेंटम किधर से है, फार्मूले से है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बात फिजिकली भी आप समझ सकते हैं कि अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, अगर बच्चों मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ ने तो क्या होना है, इंक्रीज ही होना है ना। तो इंक्रीज का साइन पॉजिटिव आता है, डिक्रीज का साइन नेगेटिव आता है, इंक्रीज का साइन पॉजिटिव आता है। मैं दोबारा समझाता हूँ, बस सपोज करें आपका सवाल आ गया, यहाँ पर वो कहता है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 2% होता। अगर क्या होता है, इंक्रीज बाय 2%, देखो यहाँ से पी अगर इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ ने डिक्रीज होना था ना। मोमेंटम अगर इंक्रीज होता तो वेवलेंथ ने डिक्रीज होना था। अब यहाँ पर अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस। माइनस और प्लस मिलकर आंसर माइनस आ जाते हैं। तो अक्सर बच्चे समझते हैं वेवलेंथ माइनस नहीं हो सकती। देखिए वेवलेंथ माइनस नहीं हो सकती, जब माइनस लगा होगा तो परसेंटेज चेंज में माइनस आ सकता है साथ में। वो माइनस साइन किसको शो करेगा कि मोमेंटम अगर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ इंक्रीज होता तो ये आपके पास क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता, तो फिर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती। कोई बड़ा मसला नहीं है, आसान सा कंसेप्ट। आपको ये चीज़ गिवन होती है, अब ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरा वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये गिवन हो तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये माइनस फार्मूले क्या है, इसके साथ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन। अगर डिक्रीज की बात करें तो माइनस, अगर इंक्रीज की बात करें तो प्लस आएगा। ठीक होगी बात। आपका क्वेश्चन आने का इसी के चांस है, मतलब इसी के चांस का मतलब परसेंटेज का मैं एक और सवाल भी करवा रहा हूँ ना, तो उस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े कम है। ये जो आपको करवा दिया इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर परसेंटेज का सवाल पेपर में आएगा तो इसके आने के चांसेस थोड़े बेहतर होंगे। एक और सवाल मैं लिख देता हूँ परसेंटेज का, इसको आप ज़रा देख लें। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़, इसको भी मैं शॉर्टकट से करवा दूँगा, ठीक है। इफ़ काइनेटिक एनर्जी, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, if kinetic energy of particle is increased by 2%, find the percentage change in लैम्डा। लैम्डा वही डिराइव वेवलेंथ ही होगी। अब देखो ये सवाल जो है वो मोमेंटम का नहीं है, ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। तो आप सारों को याद है, हम लोगों ने ये वाला फार्मूला भी तो डिराइव वेवलेंथ का पढ़ा हुआ ना, 2m इंटू कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है। आप लोगों के पास जो फार्मूला आ रहा होता है वो 2m इंटू कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला जिसका जो फार्मूला है 2m इंटू कौन सा, ये वाला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यानी इसमें क्या मसला बनेगा, इसका भी हम शॉर्टकट लिख लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मेथड से करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये भी शॉर्टकट इसका लिख लें। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ पूछी हुई है। तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ क्या होती है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल टू। अब काइनेटिक एनर्जी का जो शॉर्टकट है ना,
असल में लॉगरिथम लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो शॉर्टकट बनाए हैं ना लॉगरिथम लेके ना, तो वो यूँ बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1/2। कुछ सोच रहे हो कि माइनस किधर से आता है, असल में जब लॉगरिथम हम लेते हैं, वैसे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें भूल जाती है ना। जब इस इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, तो ये लॉग लेंगे तो पता है ना, लॉग में डिवीजन जो है वो माइनस में चली जाती है, तो ये डिवाइड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, जब लॉग लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर चली जाएगी और क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कुछ ऐसी स्टोरी अगर भूल भी जाए ना, तो ये 1/2 कौन सा है, ये अंडरूट वाला 1/2 है, पता है ना। अंडरूट जब ऊपर जाएगा तो लॉग में पावर शुरू में आ जाती है। मैं वैसे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, हमें थोड़ा थोड़ा याद रहे आपको बात ना, कि ये 1/2 ये वो ऊपर जब गया है ना, माइनस हो गया ऊपर जाने से, लेकिन पावर शुरू में आती है तो 1/2 शुरू में आ गया, ठीक है। बाकी वही फार्मूला जिस तरह मोमेंटम का लिखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%, बस शॉर्टकट बन गया। ये 1/2 काइनेटिक एनर्जी का किधर से आ गया, ये असल में अंडरूट वाला 1/2 है। आपका सवाल हल हो जाएगा कि आपको अगर डिब्राइव वेवलेंस के क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए तो उनको भी आप इस शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा सबसे। ठीक हो गया। क्या क्वेश्चन में वही बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंस ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। इंक्रीज के केस में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, इंक्रीज के केस में साइन पॉजिटिव होगा। तो -1/2 पता है ना, वो अंडरूट वाला 1/2 शुरू में आया, इन टू इंक्रीज हो रही है तो क्या लिखेंगे, प्लस, कितने परसेंट है, 2%, ठीक है। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1%। तो परसेंटेज जो इंक्रीज आपके पास, परसेंटेज फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ था ना, उसमें माइनस आ गया। माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी परसेंटेज डिक्रीज इन वेवलेंथ का मतलब ये है कि इस केस के अंदर माइनस जो साइन आ रहा है, वो माइनस साइन बच्चों ये शो कर रहा है कि जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दो तरह के ही इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बहुत आसान सी बात है, आप इस बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग विदाउट एनी टेंशन, बस सिंपल आप लोगों ने वैल्यू उठा कर पुट करनी है, विद इन अ सेकंड परसेंटेज का सवाल आपका हल हो जाएगा, कोई इशू आपके लिए नहीं बनेगा इंशाल्लाह। चलें, यही असल में इसमें बेसिक कंसेप्ट भी थे जिसमें हम बात कर रहे थे, ये अब आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो मेजर टॉपिक्स अपना को शुरू करते हैं। नेक्स्ट बच्चों को हम बात कर रहे हैं एक्स रेज का टॉपिक। एक्स रेज मेन टॉपिक है, जो एमडी कैट वाले बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 20 बनता है ये, ठीक है ना, पंजाब की बुक का। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हम एक्स रेज की बात करते हैं। एक्स रेज का जो टॉपिक है वो अब चैप्टर 20 में से एमडी कैट वालों ने पढ़ना है। चैप्टर 20 के दो टॉपिक एमडी कैट वालों ने पढ़ना है, एक्स रेज पढ़नी है और एक जो स्पेक्ट्रल सीरीज को उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करना है, और एक फार्मूला उन्होंने पढ़ा है इस चैप्टर में, E=HF। E=HF पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसने लिखा हुआ है तो मैंने लिख दी है, लेकिन हम बात इस पे कर चुके हैं, वही बातें पुरानी है, ठीक है। ये उन्होंने चैप्टर नंबर 20 के टॉपिक्स एमडी कैट पर उन्होंने पढ़ने हैं। जो केपीके वाले बच्चे हैं उनकी बुक का ये चैप्टर नंबर 19 बनेगा, यानी चैप्टर नंबर 19 उनका बनता है, और केपीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 19 है, एमडी कैट वालों का चैप्टर नंबर 20 बनेगा। टॉपिक इसमें मेन एक्स रेज ही है, स्पेक्ट्रल सीरीज तो आपको पता है, छोटा सा बस इंट्रोडक्शन ही है। E=HF क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें बड़ी अच्छी हम लोगों ने बात की है, इसके हमने शॉर्टकट भी बनाए हैं और उससे क्वेश्चन भी हल बहुत सारे कर लिए हुए। तो वही पुराना कंसेप्ट ही जो फोटोन में मैंने पढ़ा दिया था, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट फोटोन में पढ़ाया था वही अब यूज़ करेंगे, ठीक है। नए सिरे से इसको प्रिपेयर नहीं करना, वही ओल्ड कंसेप्ट। शुरू करते हैं एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज बड़ा अच्छा थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैथमेटिकल एमसीक्यू इसके दो ही बनते हैं, आसान टॉपिक बहुत ज़्यादा। एक्स रेज के बारे में हम कहते हैं कि एक्स रेज आर आल्सो कॉल्ड रोंजन रेज, एक्स रेज को रोंजन रेज भी कहते हैं। इसका पहले एमसीक्यू आ रहा था कि एक्स रेज आर आल्सो कॉल्ड रोंजन रेज, उसकी वजह यह है कि एक्स रेज को जो डिस्कवर किया था ना, एक्स रेज को जो डिस्कवर किया था वो भी डॉक्टर WH रोंजन ने ही किया, यानी एक्स रेज जो है उनको जो डिस्कवर था वो भी डॉक्टर WH रोंजन ने किया था। क्योंकि इन एक्स रेज को डिस्कवर डॉक्टर WH रोंजन ने किया था, इसीलिए हम इन एक्स रेज को नाम किसका दे रहे होते हैं, रोंजन रेज के नाम देते हैं। इनको डिस्कवर क्योंकि इसने किया था, यही वजह है कि हम इनका जो नाम जो है वो रोंजन रेज रखते हैं, ठीक है। एक्स रेज भी इन्हीं के नाम है और रोंजन रेज भी हम इन्हीं को ही कहते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट इसमें बात वो कर रहा है कि एक्स रेज होती, इन पर चार्ज क्या होगा। एक्स रेज न्यूट्रल होती हैं। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना कि जो टोटल जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी न्यूट्रल हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सब न्यूट्रल हैं। तो एक्स रेज भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, मैं लिख सकता हूँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये भी न्यूट्रल होंगी। अगर ये न्यूट्रल है तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी। इसका सवाल ये आता है ना, एक्स रेज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करें किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी, या एक्स रेज को मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करवाएं किधर डिफ्लेक्ट होंगी, तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है इनका लिंक किसके साथ होता है, चार्ज पार्टिकल के साथ। इनका लिंक किसके साथ है, चार्ज पार्टिकल के साथ लिंक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी लिंक चार्ज पार्टिकल के साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस चीज़ को इफेक्ट करता है जो चार्ज होना, तो ये न्यूट्रल है। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका लंबा चौड़ा एमसीक्यू बनेगा कि एक्स रेज की बीम आ रही है, उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवा रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है, बताएं किधर डिफ्लेक्ट होंगी। तो वो लंबी चौड़ी बात होगी, आपको पता है न्यूट्रल है तो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर हम एक्स रेज की वेवलेंथ की बात करें, एक्स रेज की वेवलेंथ जो होती है वो 10⁻⁹ मीटर से लेकर -11 मीटर तक होती है। या इसको अगर हम वैसे लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 0.01 नैनोमीटर से लेकर अब प्लस 10 नैनोमीटर तक होती है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर की फॉर्म में भी लोग लिख रहे होते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो स्पीड तो इनकी सी होगी ना, स्पीड इनकी सी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्पीड पता है ना किस में होती है, वैक्यूम में ना। तो अगर बात करते हैं ये किस स्पीड से मूव करती हैं, तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ट्रेवल तो स्पीड ऑफ लाइट से करेंगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इनकी किस में होती है, वैक्यूम में होती है। अब ये जो फार्मूला सी इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें हमारे पास लैम्डा भी है, ये भी है। अच्छा, लैम्डा की अगर सिंगल वैल्यू पूछे ना तो -9 to -11 है ना। जब रेंज पूछे तब ये चूज़ करेंगे, जब सिंगल पूछता है ज़्यादातर इसकी वेवलेंथ सिंगल पूछता है तो 10⁻10 मीटर भी हम लिख रहे होते हैं, यानी 1 एंगस्ट्रम भी लिख रहे होते हैं। यानी एक्स रेज की अगर आपसे वेवलेंथ की सिंगल वैल्यू पूछता है तो 10⁻10 आप चूज़ कर लेते हैं, और 10⁻10 जो होता है वो एंगस्ट्रम के बराबर भी होता है ना, एंगस्ट्रम भी इसे कहते हैं। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी प्रॉपर इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करें एफ इक्वल टू सी बाई लैम्डा से, तो इसकी वैल्यूज जो बनेंगी तकरीबन 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर 3 × 16 हर्ट्ज तक इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज बनती है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें तो 19 हर्ट्ज से लेकर 16 हर्ट्ज तक रेंज बनती है। बात ये समझने वाली है कि एक्स रेज जो है वो किसी सिंगल रे का नाम तो नहीं है ना। एक्स रेज एक रीजन है पूरा, उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूं एक प्रॉपर रीजन है पूरा, उस पूरे रीजन के अंदर जो रेज है वो एक्स रेज है ना। तो एक्स रेज किसी सिंगल रे का नाम नहीं है, एक्स रेज पूरे का पूरा एक रीजन है, इसलिए आप इसको एज ए सिंगल वेव ट्रीट ना करें, इसकी वजह से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा ये किस जगह पर है, तो इनके एक साइड पे इस तरफ जो है वो यूवी है, इस तरफ जो है वो ये दरमियान में एक्स रेज खुद है, और इनके इस तरफ जो है एक्स गैमा रेज है। ये एमसीक्यू भी आ रहा होता है। तो एक्स रेज के जो आपके पास लेफ्ट साइड पे अल्ट्रा वायलेट है और एक्स रेज के राइट साइड पे गैमा रेज है। इन तीनों के आपस में कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं ना, इन तीनों को आपस में मिक्स करके जो क्वेश्चन बना रहा होता है उन क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। आपस में इनके वही क्वेश्चन आ रहे थे। आपको ये जब पता है ना ट्रेंड, ट्रेंड क्या है कि इस तरफ जाते हुए हमें पता है वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है, और मोमेंटम तीस चले वेक्टर लिख सकते हैं, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि बताएं इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसके फोटोन का मोमेंटम ज़्यादा है। तो जब आपको ये ऑर्डर पता है तो आप इजीली उन सारे एमसीक्यू के आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे पहले पढ़ा दिया हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वही बात अगर आपसे पूछेगा कि इन तीनों में से ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, सबकी स्पीड सी होगी और सेम होगी। यानी तीनों जो है वो ट्रेवल करती हैं किससे, स्पीड ऑफ लाइट से।
तीनों अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं तो इसका मतलब है तीनों की जो स्पीड होगी वो सेम स्पीड होगी। बहुत आसान सी बात है। अच्छा, ये हमें आइडिया हो गया कि ये चीज़ें होती हैं। अब जो पहला पैराग्राफ है ना बुक में, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज। एक तो ये खुद याद रखना, लाइटर एलिमेंट्स कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज। वो एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस करते, उससे पीछे पीछे सारी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करते। लाइटर एलिमेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइटर एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं यूवी से ऑनवर्ड, यानी ये अल्ट्रा वायलेट प्रोड्यूस करते हैं, ये इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं, ये विजिबल रीजन, ये सारी ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक्सेट्रा। जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज के अलावा बाकी सब प्रोड्यूस करते हैं। एक्स रेज से पीछे क्या अभी बना रहे थे? यूवी बना रहे थे। यूवी, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड। यूवी के बाद विजिबल आता है, लेकिन वो तो मैं वैसे लिख रहा हूँ ना, ये ना समझना कि यूवी के बाद सर ने इंफ्रारेड लिख दिया। वैसे बता रहा हूँ कि यूवी से पीछे, यूवी और उससे पीछे सारी यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, ये सारी लाइटर एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करते। वो आपसे पूछ सकता है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए प्रोड्यूस नहीं करते ना। अगर पूछता है क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, तो एक तो उसकी वजह आप ये लिख सकते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर स्मॉल होते हैं। अब जब एटॉमिक नंबर स्मॉल होंगे ना, तो उनके जो शेल्स होंगे, उनके जो कन्वेक्टिव शेल्स होते हैं, उनके दरम्यान में एनर्जी डिफरेंस असल में बहुत स्मॉल हो जाता है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जो किसी भी एटम से एनर्जी रिलीज होती है, उस रेडिएशन की एनर्जी उन शेल्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है और यहाँ से रेडिएशन एमिट हुई है, इस रेडिएशन की एनर्जी कहाँ से निकालेंगे? इन दो शेल का एनर्जी डिफरेंस लेंगे। तो लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं, उनके दरम्यान में एनर्जी डिफरेंस इतना स्मॉल होता है कि इस रेडिएशन की एनर्जी एक्स रेज के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इस रेडिएशन, क्योंकि उन शेल्स के दरम्यान में जहाँ से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है, इस रेडिएशन की एनर्जी उन दो शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी है। अब इन दो शेल का एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि इस रेडिएशन की एनर्जी कभी भी एक्स रेज की एनर्जी के बराबर नहीं होती। तो दूसरी रीज़न हम ये लिख रहे होते हैं कि डेल्टा ई जो होगा, डेल्टा ई समझ आ गया, इज़ वेरी स्मॉल। डेल्टा ई समझाऊँ और ये समझ आ गया। डेल्टा ई क्या? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स है ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स क्यों कम होता है? उसकी वजह यही है ना, एनर्जी, किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है ना, किसी भी एलिमेंट में जो शेल की, किसी भी शेल की एनर्जी होती है, वो एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्टली लिंक होती है ना। जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उनके शेल्स की एनर्जीज भी ज़्यादा है। जिनके एटॉमिक नंबर कम है, उनके शेल्स की एनर्जीज भी कम है। तो लाइटर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से उनके शेल्स की एनर्जीज कम होती हैं। सब शेल्स की एनर्जी थोड़ी थोड़ी होती है। जब थोड़ी थोड़ी होंगी तो डिफरेंस भी कम ही आएगा। तो जब डिफरेंस कम आएगा तो रेडिएशन जो मिट होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो वो फिर एक्स रेज रीजन में लाई नहीं करती, वो उससे पीछे पीछे यूवी वगैरह सारी प्रोड्यूस कर रही होती है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट बात है। अब अगर हम बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ एक्स रेज की, तो एक्स रेज की आपको पता है 2 टाइप्स होती है। एक्स रेज की जो पहली टाइप होती है उसे हम बोल रहे हैं करेक्टरिस्टिक एक्स रेज। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज और एक्स रेज की जो दूसरी टाइप होती है, दे आर नेम्ड एज कॉन्टीन्यूस एक्स रेज। तो दो इसकी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी करेक्टरिस्टिक एक्स रेज है और दूसरी इसकी जो टाइप है वो कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है। दो मेजर टाइप्स हो जाएगी। अब हम पहले करेक्टरिस्टिक एक्स रेज की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो होती हैं ना, दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट एक्स रेज। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो होती हैं उनका नाम जो होता है डिस्क्रीट एक्स रेज भी होता है। और ये एक्स रेज जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज होती हैं इनको हम डिस्क्रीट एक्स रेज भी कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? और एक और चीज़ याद रखने की, हम पहले इस इनर शेल ट्रांजिशन की बात करते हैं कि हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे? टारगेट। टारगेट हम कह रहे होते हैं कि एलिमेंट होता है
टारगेट बेसिकली एलिमेंट होता है यूज टू प्रोड्यूस एक्स-रेज। टारगेट वो एलिमेंट है विच यूज टू प्रोड्यूस एक्स-रेज, ठीक है। तो हम जब एक्स-रेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम जो एलिमेंट यूज करते हैं उसका जो Z होता है वो बहुत हाई होता है, एटॉमिक नंबर हाई रखते हैं, और उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इसको आगे चल के हम अभी बात डिटेल से डिस्कस करेंगे, बस अभी मेरा मकसद बताने का एटॉमिक नंबर हाई था। बाकी इसकी और प्रॉपर्टीज बड़ी हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर हाई होता है। वैसे हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना, हम टंगस्टन यूज़ करते हैं और मोलिब्डेनियम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, निकल भी यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एक्सेट्रा। तो जो मेनली यूज़ होते हैं वो टंगस्टन, डब्ल्यू किसकी सिंबल है, टंगस्टन की सिंबल है ना, टंगस्टन हम यूज़ करते हैं और मोलिब्डेनियम यूज़ करते हैं। निकल भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन इन सारों में से जो अच्छा टारगेट है वो टंगस्टन है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर भी हाई है और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, तभी तो इसको बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। अब ये तरह सोचो कि ये प्रोड्यूस हो रही हैं इनर शेल ट्रांजिशन से, और एक्स रेज के लिए हम लोगों ने वो एलिमेंट यूज़ किया है जिसका एटॉमिक नंबर हाई है। अगर उसका एटॉमिक नंबर हाई है, तभी मैंने क्या बताया था, जब एटॉमिक नंबर हाई होता है तो हर शेल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब हर शेल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये एनर्जी डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट शेल होते हैं, लेट्स से के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास सपोज करें के शेल में वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, अगर हायर शेल को कोई इलेक्ट्रॉन किस शेल में आ रहा है, के शेल में आ रहा है या एल शेल में आ रहा है, तो इस किसी हायर शेल का इलेक्ट्रॉन का किसी हायर शेल के इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइट होकर नीचे लोअर शेल में आने को हम बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। मेनली जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है के और एल शेल में होती है, लेकिन हमारी बुक्स में उन्होंने तीनों ऐड किए हैं, के, एल और एम। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी हायर शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाए, एल शेल में आ जाए या एम शेल में आ जाए, ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो उसको हम बोलेंगे इनर शेल ट्रांजिशन तो हो ही रही है। लेकिन इस इनर शेल ट्रांजिशन अगर किस में हो रही हो, हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में हो रही हो, तो उसको हम बोलेंगे जो रेडिएशन इमिट होंगी वो रेज कौन सी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज होंगी, या उनको हम डिस्क्रीट एक्स रेज का नाम देंगे। और इनर शेल ट्रांजिशन में मेनली हम के और एल को लेते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में उसने के, एल और एम तीनों को डिस्कस किया हुआ है। केपीके में तो उसने एम की डायग्राम भी बनाई हुई है ना। तो अगर आपसे वो पूछते हैं ना इनर शेल कौन से हैं, के ऑप्शन में भी है, एल भी है, एम भी है, तो आप ऑल चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप के, एल, एम में आपको दो सेलेक्ट करने पड़े तो आप कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे, के और एल को सिलेक्ट करेंगे। अगर के, एल, एम तीनों हो तो हम ऑल चूज कर लेंगे कि एक्स रेज किस में प्रोड्यूस होती हैं, के में, एल में, एम में, और ऑल ऑप्शन हो तो ऑल चूज करेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से बोथ का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो फिर हम बोथ में प्रेफर किसको करेंगे, के और एल को आप लोगों ने बोथ में प्रेफर करना है। एम के साथ कम्बिनेशन में आप लोगों ने किसी और को प्रेफर नहीं करना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। हमें समझ आ गया कि इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कि अगर किसी हायर शेल के इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आते हैं, मतलब डी एक्साइट होते हैं, तो जब वो डी एक्साइट होंगे तो रेडिएशन इमिट करेंगे, वो रेडिएशन एक्स रेज कहलाएंगी। और कौन सी एक्स रेज आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी उनको कहते हैं और उनको डिस्क्रीट एक्स रेज भी कहते हैं। और इनर शेल में हम मेनली कौन सा लेते हैं, के और एल शेल लेंगे, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अब इनर शेल जो है उनमें आपके पास इनर शेल ट्रांजिशन हो रही है ना, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज है ना, हम पढ़ तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के बारे में अभी हमारी बात हुई कि ये प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन से। अब इनर शेल ट्रांजिशन दो शेल में मेनली हो रही होती है, एक के शेल में हो रही होती है, एक किस में हो रही थी, एल शेल में हो रही थी, ठीक है। चाहे तो आप एम शेल भी लिख सकते हैं, एम शेल में भी हो रही होती, लेकिन हम डिस्कस के और एल शेल में करेंगे। अगर इनर शेल ट्रांजिशन के शेल में हो रही हो ना, उससे जो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, वो जो सीरीज बनाएंगे उसको हम एल के सीरीज सॉरी कहेंगे। अगर इनर शेल ट्रांजिशन एल शेल में हो रही है, उससे जो सीरीज बनेगी वो एल सीरीज होगी। अगर इनर शेल ट्रांजिशन एम शेल में हो रही है, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो एम सीरीज होगी। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के सीरीज के ही आते हैं, ठीक है। ठीक हो गया कि हमें समझ आ गया कि अगर किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के शेल में आ रहा है तो कौन सी
एक्सरेज एमिट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की कौन सी टाइप एमिट होगी? अगर के शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो के सीरीज एमिट होगी। अगर किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर एल शेल में आ गया, एक्सरेज तो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी, लेकिन कौन सी सीरीज बनाएगा? एल सीरीज। और इसी तरह अगर एम शेल में आ गया तो फिर जो सीरीज बनाएगा वो आप लोगों के पास एम सीरीज होगी। ये बातें आपको समझ आ गई। हम इनमें से अब के सीरीज की बात करते हैं। के सीरीज की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। के सीरीज बनेगी कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन, मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट इन के शेल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन कह लें या ड्यूरिंग इनर शेल ट्रांजिशन कह लें, एक ही बात है। ड्यूरिंग डी एक्साइट होकर ही इनर शेल में आता है ना, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट इन के शेल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन और इनर शेल ट्रांजिशन, तो कौन सी सीरीज बनेगी? के सीरीज बनेगी। के सीरीज के आगे 3 टाइप्स हैं। एक के अल्फा होती हैं, इनमें से एक के बीटा होती हैं, और एक इनमें से के गैमा होती है। यानी के सीरीज की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक के अल्फा है, एक के बीटा होती हैं, और एक के गैमा होती है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं पहले। इस डायग्राम से हम इसको समझ लेंगे। ये सपोज करें जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये बच्चे एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मतलब ये के शेल, ये एम शेल, एन एम के एल एम एन ओ, इनको व्यू भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये शेल के नंबर है ना। अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर सपोज करें ना, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रोड्यूस होगी, कोई वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रोड्यूस हुई है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिल करे। अब जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिल करेगा तो वो डी एक्साइट हो रहा है ना। जब वो डी एक्साइट हो रहा है तो उसने क्या मिट करनी है? रेडिएशन मिट करनी है। ये जो रेडिएशन मिट करेगा उस रेडिएशन को हम बोलेंगे के अल्फा एक्स रेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेकिन ये बातें कंफर्म है कि सारी बातें कब हो रही हैं? जब एक ऐसा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, यानी टंगस्टन, मोलिब्डेनियम वगैरह यूज़ हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है। अगर एल शेल से जंप करके के शेल में क्यों आया? क्योंकि के शेल में ये जो आपको होल सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होल किसको शो कर रहा है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको फिल करने के लिए आया ना ऊपर से इलेक्ट्रॉन। इसने जो रेडिएशन मिट की के अल्फा, तो के अल्फा कब प्रोड्यूस होंगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल टू के, ये एमसीक्यू है इसका। और अगर इलेक्ट्रॉन एम से के में जंप करके आते हैं, यही यहाँ वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉन अगर एम से के में जंप करके आए तो कौन सी एक्सरेज एमिट होंगी? के बीटा एक्सरेज एमिट होंगी। यानी यहाँ से ये जो मिट करेगा वो के बीटा होगी। इसी तरह अगर एन शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आए, अगर एन शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आए तो जो मिट होंगी वो कौन सी होंगी? के गैमा रेडिएशन मिट होगी। ये सारी एक्सरेज हैं। कि अल्फा एक्सरेज आपको समझ आ गया कब प्रोड्यूस होती हैं, कि बीटा आपको समझ आ गया कब प्रोड्यूस होती हैं। ये इनके एमसीक्यू भी हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि अल्फा कब प्रोड्यूस होंगी, मैं किसी एक का लिख देता हूँ। जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल टू के शेल, एल से के में जंप करेगा तो के अल्फा होंगी। कि बीटा आपके सामने कब प्रोड्यूस होंगी? जब एम से के में जंप करेगा, के बीटा होंगी। और अगर एन से के में जंप करेगा, एन के समझ आ रहा है ना, तो फिर कौन सी होंगी? के गैमा एक्सरेज होंगी। ज़रूरी नहीं ये वाली बात पूछे, 1 2 3 शेल की फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, वो यूँ भी पूछ सकता है कि के अल्फा कब प्रोड्यूस होंगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, यूँ भी आ सकता है। या इसको भी लिख देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर जो है वो के और एल की फॉर्म में ही आए, वो अदरवाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। आपको आइडिया हो गया कि दोनों तरह से पूछ सकता है। के की फॉर्म में भी पूछ सकता है, कि एल की फॉर्म में भी, और 1 2 की फॉर्म में पूछे तब भी आपको आंसर करना आना चाहिए। ये आपको बात समझ आ गई। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बच्चे, इनमें से किसी एक की भी एनर्जी पूछ सकता है। सपोज करें आपसे पूछता है एनर्जी ऑफ के अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी किसी भी रेडिएशन की कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर माइनस लोअर शेल। तो के अल्फा में हायर कौन सा है? एल है ना। एल से के में आ रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ई एल माइनस ई के होगी। इस तरह अगर आपसे एनर्जी ऑफ के बीटा पूछता है तो बीटा एम से के में ना, तो ई एम माइनस ई के करेंगे। ठीक है ना। इस तरह एनर्जी ऑफ के गैमा अगर आप लोगों से पूछता है तो वो किस में आ रहा है?
ई एन माइनस ई के करेंगे। वही बात पुरानी जो मैं अभी कह रहा था, ज़रूरी नहीं एनर्जी इस फॉर्म में हो, इसको यूँ भी लिख सकते हैं के एन शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है ना, इसको यूँ भी लिख सकते हैं ई फोर माइनस ई वन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो आपको बस इनकी एनर्जीज़ का पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो आपको आइडिया हो गया। अब ये जो एनर्जीज़ हैं, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए, ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर बन रही है इनकी एनर्जी, ये के अल्फा की एनर्जी होगी। अब अगर हम इनका एनर्जी ऑर्डर लिखें ना, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, तो अब ज़रा देखें कि इसमें जो जंप हुआ है, इसने इन दो शेल के दरम्यान में जंप की है, इसका एनर्जी डिफरेंस उससे बड़ा है ना, इसका सबसे कम, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फिर किसकी होनी चाहिए, एनर्जी ऑर्डर लिखें तो के गैमा की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, के बीटा से, और के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी के अल्फा से। जितना कोई ऊपर से जंप करके आएगा ना, जितना डिफरेंस बिटवीन शेल ज़्यादा होगा ये वाला, उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो के गैमा की एनर्जी ज़्यादा है बीटा से, बीटा की ज़्यादा अल्फा से। अच्छा, अब अगर हम इन्हीं रेडिएशन का इंटेंसी ऑर्डर लिखें ना, कि इनमें से इंटेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो इंटेंसी का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है ना, यानी नंबर ऑफ फोटॉन, इंटेंसी का मतलब एनर्जी नहीं होता मॉडर्न फेस में, कल भी पढ़ा था। इंटेंसी ज़्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज़्यादा होंगे। तो आप ज़रा ये देखें, के शेल में अगर वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, इधर अगर वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, तो सबसे ज़्यादा फिल करने के किसके चांसेस हैं, सेकंड शेल के चांस हैं। उससे कम चांस किसके हैं, थर्ड शेल के हैं। और सबसे कम चांस किसके हैं, मैं कह रहा हूँ इस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ने आना है, वैकेंसी हुई है, तो ये इसको सबसे पहले फिल कर लेगा। थोड़े बहुत चांस इसके होंगे कि ये आकर इसको फिल करे, और उससे कम चांस इसके होंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन से फोटॉन एमिट होंगे, फिर इसके होंगे ना, क्योंकि इसके फिल करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये उसके करीब है। तो नंबर ऑफ फोटॉन या इंटेंसिटी अगर पूछेगा तो किसकी ज़्यादा होगी, के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी के बीटा से, और के बीटा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी के गैमा से। दोबारा रिपीट करो, एनर्जी को इंटेंसिटी के साथ लिंक ना करें। इंटेंसिटी और चीज़ है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन होते हैं, जो उसके करीब 3 शेल होगा ना, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, मतलब उसके फोटान ज़्यादा होंगे, उसका ज़्यादा हक होगा उसको फिल करने में, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग ज़्यादा होगी। ये इंटेंसिटी का कंसेप्ट था। अच्छा, ये आपको आइडिया हो गया कि इनके हम इस तरह इंटेंसिटी ऑर्डर वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम साथ में थोड़ा सा एल सीरीज़ को चला लेते हैं, बल्कि इसकी पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में, के सीरीज़, ओ सॉरी, पहले इसको करेक्टरिस्टिक एक्स सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं ना। तो एल सीरीज़ पढ़ा ही देता हूँ, इस तरह मिक्स कर लेंगे। अगर अब हम एल सीरीज़ की बात करते हैं, तो एल सीरीज़ कब प्रोड्यूस होती है, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे इन एल शेल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। पूरा लिख लेना, जब इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट करते हैं एल शेल में ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, तो उस वक्त जो है आपके पास एल सीरीज़ बन रही होगी, ठीक। इसको भी आप उसी तरह की डायग्राम बना के वैसे समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है आपको। ज़्यादा वो डायग्राम बनाने का बेनिफिट ये होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, वो डायग्राम से समझ आ जाती है। इस तरह अपने पास बना लें, के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो। अब वही बात, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ शेल। अब हम क्या कह रहे हैं, वैकेंसी किस में प्रोड्यूस होगी, एल शेल में ना, तभी इलेक्ट्रॉन एल शेल में आएंगे ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एम से एल शेल में आ रहा है, तो रेडिएशन तो मिट होगी ना यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे एल अल्फा। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों ने खुद याद रखना है इसके हम स्किल। एल अल्फा कब प्रोड्यूस होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल, वैसे इसकी 3 टाइप्स होती है ना, उसी तरह ही एक टाइप एल अल्फा होती है, एक एल बीटा होगी, और एक एल गैमा होगी। अब आप इधर से खुद याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एल से एम में जंप कर रहा है तो एल अल्फा, अगर एन से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एल शेल में, तो फिर जो रेडिएशन मिट होगी वो कौन सी होगी, एल बीटा। और अगर इलेक्ट्रॉन ओ शेल में जंप कर रहा है एल शेल में, तो वो जो रेडिएशन मिट होगी वो एल गैमा होगी, ठीक है। ये होगी बात, ये आपको समझ आ गया। अब इनकी एनर्जी आप खुद लिखेंगे, मैं किसी एक की एनर्जी लिख देता हूँ। एनर्जी ऑफ, अगर मैं एल अल्फा आपको लिख कर दूँ, तो आपको पता है हायर माइनस लोअर शेल करना है, तो इसका तरह देखें हायर शेल कौन सा है, एल अल्फा का।
थर्ड शेल है ना, थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी को हम यूँ लिख सकते हैं E3 माइनस E1, ठीक है। या इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं EM माइनस EN। ये बच्चों अब हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक। तो इनकी एनर्जी तो आप लोगों ने, और ये शेल नंबर याद रखना है, जिस तरह के MCQ करवाए हैं ना, उसी तरह इसके भी MCQ है। अगर इनकी एनर्जी ऑर्डर लिखें, इनकी आपस में से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और आपस में किसकी एनर्जी कम होगी ना, तो आप बता सकते हैं जितना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, तो एनर्जी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? एल गैमा की एनर्जी ज़्यादा होगी एल अल्फ़ा से, सॉरी एल बीटा से, और एल बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी एल अल्फ़ा से। इंटेंसी ऑर्डर की वही लॉजिक, जो सबसे करीब होगा, जो वैकेंसी वाले शेल के सबसे करीब होगा उसकी इंटेंसी ज़्यादा होगी। वैकेंसी वाला शेल एल शेल है ना, इसके सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है? एम शेल है, तो सबसे ज़्यादा जो फोटॉन बनेंगे वो फिर एल अल्फ़ा के होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिल करने के उसके चांस हैं। तो इंटेंसी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इंटेंसी किसकी ज़्यादा होगी? एल अल्फ़ा की इंटेंसी ज़्यादा होगी एल बीटा से, एल बीटा की इंटेंसी ज़्यादा होगी किससे? एल गैमा से। गैमा की इंटेंसी बहुत कम होती है। देखिए, अगर आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम याद हो ना, हाइड्रोजन की डायग्राम याद हो, तो हाइड्रोजन में हम लोगों ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आते थे ना, तो अल्ट्रा वायलेट बनती थी, और जब इलेक्ट्रॉन पता, और जब सेकंड शेल में आते थे विजिबल रीजन। वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन, वही लाइमन सीरीज, ये बाल्मर। और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएंगे तो कौन सीरीज बनी थी? इंफ्रारेड बनी थी। इसका मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आते हैं हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट होती है, ये तो हाइड्रोजन की बात हो रही है। जब दूसरे शेल में आ रहे हैं तो यूवी की बजाय विजिबल बन गई है ना, इसका मतलब एनर्जी बहुत कम होगी। यूवी की बजाय विजिबल बनने का मतलब एनर्जी बहुत कम होगी। इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करें ना के सीरीज और एल सीरीज पे, तो के सीरीज पहले शेल में बनती है ना, एल सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आएंगे। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, के शेल और एल शेल को, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? के शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी एल शेल से, एल सीरीज से पूरी। एक्स रेज के ऊपर अगर अप्लाई करो ना, ये तो कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ ना, हाइड्रोजन हमें याद है, यूवी, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड। अगर इसको हम ओवरऑल अप्लाई करें, यानी ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर लिखें, एम आप कह रहे होंगे सर आपने क्यों नहीं डिस्कस किया? एम बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि वो भी इनर शेल में आता है, उसकी डिस्कशन नहीं होती वैसे, उस हम कर नहीं रहे होते डिस्कशन उसकी। अगर एमसीक्यू आ जाए बस आप कह देंगे कि वहाँ से भी थोड़ी बहुत एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अगर ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर लिखा जाए तो किस शेल में जब इलेक्ट्रॉन आकर डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जो सबसे नीचे होगा। इसका मतलब कि ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर में के सीरीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी देन किस सीरीज़ से? एल सीरीज से। अगर आप चाहें तो वो भी लिख लें, और एल सीरीज की एनर्जी ज़्यादा होगी एम सीरीज से। ऐसे ही है ना, इधर के इधर एल इधर एम, समझने के लिए माइंड में रखना। लेकिन हमारी बात के और एल सीरीज की होती है, सिर्फ के सीरीज की एनर्जी ज़्यादा होगी एल से, और वैसे याद रखना एल की ज़्यादा होगी एम सीरीज से। के सीरीज का कोई भी रेज होगी ना, वो एल सीरीज से ज़्यादा ही एनर्जेटिक होगी। तब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँ तो के सीरीज की एनर्जी ऑर्डर क्या था? के गैमा की एनर्जी ज़्यादा होती थी के बीटा से, और के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती थी के अल्फ़ा से। ये जब के ख़त्म होगी तो एल सीरीज शुरू होगी ना, एल गैमा, एल बीटा और एल अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये 6 लिखी हुई है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आ रहा होता है। इन 6 में से पूछता बताएं किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। तो आप इन 6 में से बड़े आराम से बता सकते हैं कि फ़लाँ रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है और फ़लाँ रेडिएशन की एनर्जी कम है। अब मुझे तो नहीं पता कौन सी 6 में से 4 लिखी होंगी ना। हाँ, अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी इसकी होती है ओवरऑल, अगर देखा जाए के और एल में, तो इसकी क्या होगी? मिनिमम एनर्जी इसकी होती है। लेकिन ज़रूरी ऑप्शन में क्या पता ये दोनों ही ना हो, बाकी 4 लिखी हुई हैं, तो आप ऑर्डर याद रखें, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें कि किस रेडिएशन की एनर्जी आपको ज़्यादा लग रही है और किस रेडिएशन की एनर्जी आपको कम लग रही है। ठीक होगी बात? अच्छा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो हम, क्योंकि कौन सी रेडिएशन पढ़ रहे हैं, हम तो करेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज पढ़ रहे हैं। इन एक्सरेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? इनकी एनर्जी, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रिक्वेंसी, और एक पी होती पावर ऑफ पेनिट्रेशन।
पावर ऑफ पेनिट्रेशन। पावर ऑफ पेनिट्रेशन का बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे समझे, जैसे फ्रीक्वेंसी बिहेव करती है, मतलब बिहेव करने का मतलब जब जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, मतलब उसकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन भी ज़्यादा ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिहेव वैसे करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पता हो तो पावर पेनिट्रेशन बता सकते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन है। वही बात है ना, जिस तरह एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर मैच करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन भी ज़्यादा। याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ टारगेट। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ टारगेट। टारगेट किस मटेरियल का बना हुआ है, नेचर ऑफ टारगेट का मतलब ये है उस टारगेट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उनकी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पावर ऑफ पेनिट्रेशन अगर आपसे पूछे किस पे डिपेंड करेंगी, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी किस चीज़ पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। और एटॉमिक नंबर दैट होता है। इसी बात को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक लॉ का नाम लिखता हूँ। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है जो मोजले लॉ था ना, मोजले ने आपको पता है अपना लॉ एक्सरेज के लिए दिया था, और मोजले लॉ अगर एमसीक्यू आ जाता है किन एक्सरेज के लिए वैलिड है, तो इसका लॉ जो है ना सारी एक्सरेज के लिए वैलिड नहीं है, वैलिड है फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। मोजले लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। एक्सरेज की वो टाइप्स भी है ना जो भी हमने पढ़नी है, कॉन्टीन्यूस एक्सरेज, उनके लिए वैलिड नहीं है। मोजले का जो लॉ है केमिस्ट्री में है, मेरे ख्याल 1913 में दिया था शायद, वो वैलिड सिर्फ किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए वैलिड नहीं है। क्या है इसका लॉ, इसका लॉ ये है कि √f जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के। केमिस्ट्री में इसको यूँ लिखा जाता है ना, वो यूँ फ्रीक्वेंसी की सिंबल लिखते हैं। वो a और b दो कांस्टेंट भी होते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम मोजरे लॉ तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ऊपर वाली बात अपनी कंफर्म कर रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मोजले लॉ ने हमें क्या बताया था, एटॉमिक नंबर का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ये फ्रीक्वेंसी की सिंबल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, हम फिर उसमें वैसे ही लिखते हैं, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उस एलिमेंट से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि इन रेडिएशन की ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। और ये मोजरे लॉ, ये बात हम लोगों ने किन एक्सरेज की लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए। तो मोजरे लॉ जो बता रहा है वो भी कौन सी एक्सरेज है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए बता रहा है। तो ये ऊपर वाली लाइन एक लॉ से कंफर्म होगी, लॉ से कंफर्म होगी तो इसका मतलब बिल्कुल बात ठीक है, इन एक्सरेज की सारी चीज़ें जो होगी वो एटॉमिक नंबर के फंक्शन होगी। वैसे केमिस्ट्री के लिए याद रख लीजिएगा, अगर हम इस एटॉमिक नंबर वर्सेस √f ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपस में कौन सा डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब अच्छा हम दूसरी एक्सरेज शुरू करते हैं, वो है कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। एक तो करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ ली ना, एक है कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। जो कॉन्टीन्यूस एक्सरेज होती हैं उनका जो अदर नेम होता है उनको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। इनका जो एक नेम होता है, दे आर आल्सो नेम्ड एज ब्रेकिंग रेडिएशन, इनको ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। इनका एक और नेम भी होता है, इनको ब्रैमस्टॉलिंग रेडिएशन भी कहते हैं, ब्रैमस्टॉलिंग, यानी दे आर आल्सो नेम्ड एज ब्रैमस्टॉलिंग रेडिएशन। ये वो बातें कर रहे हैं कि जो कॉन्टीन्यूस एक्सरेज होती हैं उनको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, और उन्हीं का नाम जो है वो ब्रैमस्टॉलिंग रेडिएशन भी उन्हीं का ही नाम है, सारे डिफरेंट नेम उनके। ब्रैमस्टॉलिंग बेसिकली एक जर्मन वर्ड है। ब्रैमस्टॉलिंग की अगर हम बात करें तो जर्मन वर्ड है जिसके मीनिंग जो होते हैं वो ब्रेकिंग के मीनिंग होते हैं, मीन ब्रेकिंग, इसके मीनिंग जो होंगे मीन्स ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब होता है स्लो डाउन होना, ये जो गाड़ी को ब्रेक्स लगाते हैं वही वाली ब्रेक है ना। तो वैसे याद रखना है कि कॉन्टीन्यूस एक्सरेज के डिफरेंट नेम है, इनको ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ब्रैमस्टॉलिंग साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ब्रैमस्टॉलिंग जर्मन वर्ड है, जर्मन साइंटिस्ट नहीं जर्मन वर्ड है, जिसके मतलब जो है वो ब्रेकिंग यानी स्लो डाउन होने के मीनिंग, यानी इसका मतलब जो है वो स्लो डाउन होना होता है। इसके नाम में स्लो डाउन क्यों लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, असल में वो ये बात अब करना चाह रहा है इसमें, कहते हैं देखें ये आपके पास वो टारगेट है ना,
टारगेट थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था कि वो एलिमेंट होता है विच यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इस टारगेट के ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? कैथोड से आ रहे हैं। अभी हम ट्यूब पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से? कैथोड से आ रहे हैं, और कैथोड और एनोड के दरम्यान में हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। ये जो टारगेट है ना, टारगेट एनोड की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, और कैथोड और एनोड के दरम्यान में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलते हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं या टारगेट की तरफ जा रहे हैं? एक ही बात है। टारगेट पता है ना, वो टंगस्टन पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जब जाकर इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, इसके ऊपर जब जाकर टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, तब जरा खुद सोचो, जब टारगेट के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स ने स्लो डाउन नहीं हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। क्यों स्लो डाउन हो रहे हैं? ड्यू टू कोलिजन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं ड्यू टू कोलिजन्स। केपीके की बुक में आप लोगों ने वो एक्सेलरेट का जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, वो ठीक कंसेप्ट नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप भी यही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसमें पता है ना, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। वो तो यूँ समझाता है ना, ये न्यूक्लियस है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। ये कोई कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे जैसे उसमें इंटर होंगे टारगेट में, तो स्लो डाउन होंगे ड्यू टू कोलिजन्स। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन की वजह से स्लो डाउन हो रहे हैं, तो जब स्लो डाउन हो रहे हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दिस काइनेटिक एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस, यूँ कह लें, या दिस काइनेटिक एनर्जी यूँ कह लें, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूस एक्सरेज किधर से आती है? कि जब कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन टारगेट के ऊपर आकर स्ट्राइक करता है, और वहाँ पर आपके पास टारगेट के ऊपर आकर वो स्लो डाउन होता है। उस स्लो डाउन होने का मतलब, उस स्लो डाउन होने की वजह से, क्यों स्लो डाउन हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो किधर जाएगी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी प्रोड्यूस करने में कौन सी एक्सरेज? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ये यूँ कहने काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ये वही बात है ना, जिस तरह अगर आपके पास एक बॉल हो ना, यूँ समझ लें कि आपके पास एक कोई बॉल है, उस बॉल को जब आप बॉल के साथ हिट करते हैं तो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर आप लोगों ने इसको हिट किया तो साउंड प्रोड्यूस हुई ना, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? साउंड में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी जब भी कोलिजन होता है किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी थी ना, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उस पर भी हम बात करेंगे भी। इन इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये टारगेट के अंदर जाकर स्लो डाउन हुए हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई है बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन में। वो हाई एनर्जी रेडिएशन कौन सी? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इन रेडिएशन को ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होने की वजह से। ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा? डिसेलरेट होगा। एक्सेलरेट नहीं कहना, डिसेलरेट ही मीनिंग बनते हैं इसके, कि जब इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होगा या स्लो डाउन होगा, किस वजह से? कोलिजन की वजह से। किसके साथ कोलिजन होंगे? टारगेट के एटम के साथ। उस वजह से इन इलेक्ट्रॉन की ये हाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाएगी टू प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। या अगर प्रॉपर बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किन में? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज में। ये छोटी सी स्टोरी थी कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की। अच्छा, अब हमें बात समझ आ गई कि ये आई कहाँ से है ना। अब अगर हम इन एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी बात करें ना, यानी कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी एनर्जी, इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पावर ऑफ पेनिट्रेशन, इनकी जो सारी चीज़ें होंगी वो डिपेंड ऑन वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स, डिपेंड करेंगी वोल्टेज एंड वोल्टेज सोर्स बिटवीन कैथोड एंड टारगेट। इसका मतलब ये कि इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंड करेंगी किस पे? वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स। यानी और वोल्टेज सोर्स कौन सा? जो भी मैंने आपको बताया ना,
ये वाला वोल्टेज सोर्स ना, कैथोड और टारगेट के दरमियान में कह लें या कैथोड और एनोड के दरमियान में ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, इन एक्सरेज की सारी प्रॉपर्टीज उस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे डिपेंड करेंगी। दो ही बातें बच्चों उस जो पिछली पढ़ी हैं उनकी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी, इनकी सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि किस पे डिपेंड करेंगी, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद उसने एक स्पेशल केस इसका लिखा हुआ बुक में, वो स्पेशल केस एक नज़र देख लेते हैं। स्पेशल केस में लिखा हुआ कहता है ये सपोज करें वो बहुत एनर्जी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वही कैथोड से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड से निकल कर किसकी तरफ जा रहा है, टारगेट की तरफ जा रहा है। मैं बना देता हूँ छोटा सा कैथोड, सी लिख देता हूँ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जाकर बच्चों टारगेट के ऊपर हिट किए, ये समझे टारगेट का एक एटम है, इस इलेक्ट्रॉन ने जब टारगेट के एटम के साथ हिट किया, टारगेट के एटम के साथ क्या किया, हिट किया। वैसे तो ये हो रहा था नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था पहले, इसमें पेनिट्रेट करता जा रहा था, स्लो डाउन होता जा रहा था, ग्रेजुअली स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, कुलियन होते जा रहे हैं, स्लो डाउन होता जा रहा है। स्लो डाउन का मतलब अपनी थोड़ी 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 एनर्जी कम करता जा रहा है, और साथ साथ ये एक्सरेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये सामने टारगेट के एटम के ऊपर इसने हिट किया। स्पेशल केस उसने ये लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर दे, लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कुलियन, यानी पहले कुलियन में लूज कर दे इन फर्स्ट कुलियन, फिर क्या होगा, ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी अपीयर एज एनर्जी ऑफ फोटोन। बड़ी आसान सी बात है। और फोटोन कौन से एक्सरेज का, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। ये उसने एक छोटी सी बात की है। मैंने ये बात लिखी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट कुलियन, कि इलेक्ट्रॉन आया है, उसने टारगेट के एटम के साथ हिट की है और सारी एनर्जी लूज कर दी है पहले कुलियन में, तो क्या होगा, ऑल दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अपीयर एज अ एनर्जी ऑफ फोटोन, वो एनर्जी ऑफ फोटोन की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। किसकी एनर्जी, एनर्जी फोटोन किसका, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो तो ईवी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कौन सी होगी, ईवी होगी। ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और वी क्या चीज़ है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ना। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होना चाहिए, ईवी होना चाहिए ना। वो काइनेटिक एनर्जी इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ईवी है। और यहाँ से क्या हुआ है, इसने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी है फर्स्ट कुलियन में, तो यहाँ से एच एफ बन गया। एच एफ तो फोटोन के लिए लिखा जाता है, एच एफ तो एनर्जी किसकी होगी, फोटोन की होगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी अपने फर्स्ट कुलियन में लूज कर रहा है, तो जो फोटोन प्रोड्यूस होगा बच्चों, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर आपका जो ई वी है, ई लिखा है ना इसने, ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई वी अपीयर एज एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या हो जाएगी, एच एफ के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्पेशल केस से जो फोटोन प्रोड्यूस होगा ना कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी से फोटोन बन रहे थे, तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट एक ही कुलियन में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से उस एफ मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे, एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला ई वी बाई कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, आपकी इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, अगर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के न्यूमेरिकल या एक्सरेज के न्यूमेरिकल आते हैं, एक्सरेज में न्यूमेरिकल किसके आते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के, तो वो स्पेशल केस के क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं। स्पेशल केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर रहा है किसमें, फर्स्ट कोलिजन में। और आपको समझ आ गया कि जो एक्सरेज के फोटोन प्रोड्यूस होंगे, जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के फोटोन प्रोड्यूस होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। न्यूमेरिकल आएगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसमें देखिए ई बाई एच का शॉर्टकट बना लेना अपने पास। ई बाई एच तो कांस्टेंट ही है ना, ई चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका शॉर्टकट बना लेना, नहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख के याद कर लेना। तो अगर आपको वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गिवन हो, ये कौन सी वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग क्यों कह रहा हूँ,
एक्सेलरेटिंग मेरा पुत्र इसलिए कह रहा हूँ ना कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो एनोड उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, एनोड पर चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड पर नेगेटिव होगा। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ही हुई। कौन सी हुई? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हुई ना। तो इसलिए अगर आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वोल्टेज गिवन हो, वोल्टेज सोर्स बिटवीन, और ये किसके दिमाग में लगा हुआ है, कैथोड एंड एनोड, वो तो बहुत बार कह रहा हूँ, कैथोड एंड टारगेट कह लें या कैथोड एंड एनोड कह लें। अगर आपको वोल्टेज गिवन हो तो आप एफ मैक्सिमम बता सकते हैं। एफ मैक्सिमम से कंफ्यूज नहीं होना, एफ मैक्सिमम के ही हमारे लिए फार्मूला है, इसके अलावा हम फार्मूला बना भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा तो बहुत सारे कोलिजन हो रहे होंगे, हमें पता क्या पता किस कोलिजन में कितनी एनर्जी जा रही है। समझ आ गई? इसका आप लोगों ने ई बाई एच का खुद से शॉर्टकट बना लेना, जो भी बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का आंसर दायर है, सिस्टम इंटरनेशनल में रखते हुए हर्ट्स नहीं आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, आप लोगों ने माइंड में रखना है। देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू, बल्कि एफ मैक्सिमम था हमारे पास, और एफ मैक्सिमम का जो फार्मूला बना है ई वी बाई एच बना हुआ है, ई वी बाई बचो एच है, ठीक है। अब आप सारों को याद है कि है तो फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो सी इक्वल एफ लेमडा होता है। एफ अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई लेमडा हो जाएगा। अब यार अगर एफ मैक्सिमम है तो वेवलेंथ ने तो क्या होना, मिनिमम नहीं होना। अगर एफ मैक्सिमम होगा तो जो वेवलेंथ होगी उसने तो क्या होना है, मिनिमम होना है। तो अगर हम इस फार्मूले में एफ की जगह वेवलेंथ पुट कर दें, एफ की जगह वेवलेंथ लिखना चाहें तो सी बाई लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी बाई एच हो जाएगा। हमें लेमडा क्रॉस हमें तो लेमडा मिनिमम चाहिए ना, इसको उधर ले जो, बाकी सारों को इधर शिफ्ट कर दो, तो लेमडा मिनिमम यहाँ से बन गया, ये इधर आकर क्या बन जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा, एच सी डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है ना, ये वाला फार्मूला, लेमडा मिनिमम एच सी डिवाइड बाई ई वी हो जाएगी। ये जो लेमडा मिनिमम है ना, ये याद रखें कि ये किन एक्सरेज की बात हो रही, बोला कॉन्टीन्यूस एक्सरेज की बात हो रही है, ठीक है। और लेमडा मिनिमम क्यों लिख रहे हैं वो आपको पता है कि वो फर्स्ट कोलिजन वाला चक्कर है ना। ये जो मिनिमम वेवलेंथ होती है ना, ये किन एक्सरेज की, कॉन्टीन्यूस एक्सरेज की है। और इसका एक और नेम भी होता है, दिस वेवलेंथ इज आल्सो नेम्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये लेमडा मिनिमम की बजाय ये भी वर्ड चूज कर सकता है कि कट ऑफ वेवलेंथ बताओ। ये फार्मूला मैंने कल भी आपको शॉर्टकट इसके लिखवाए थे, तो ये आपको समझ आ गया, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। इसमें हम एच सी बाई ई को सॉल्व कर चुके हैं ना, एच सी बाई ई को हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट टाइम, और इसका जो आंसर बना था, दो आंसर मैंने लिखे थे, 1.246 या 24 कर लें, इंटू पावर -6 डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक है ना। इसका आंसर फिर सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर में आ रहा था। तो अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज गिवन हो ना, एच सी बाई ई को मैंने सॉल्व किया नहीं है, तो अगर आपको वोल्टेज गिवन हो तो डायरेक्ट आप लेमडा मिनिमम बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इसके क्वेश्चन जो है, अगर आप इसको और सिंपल वे से लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट्स पॉइंट की इधर शिफ्ट कर दें, 1240 कर दूँ, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किए, तो पावर कितनी हो जाएगी, -9, साथ में मीटर और वोल्टेज हो जाएगी। वैसे इस नीचे वाले से सवाल ज़्यादा आसानी से हल हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज थोड़ी बड़ी होती है ना, तो वो पॉइंट्स में हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि आप उसको पॉइंट्स ख़त्म करके इस फॉर्म में लिख सकें। पता है ना, 3 डिजिट शिफ्ट किया है ना, 1 2, तो ये एक ज़ीरो भी लगा लिया ना, तो 6 से 9 पावर चलेगी, -9। ये अब न्यूमेरिकल आप खुद हल करेंगे, आपको वोल्टेज गिवन होगी और आपसे ये कहेगा कि आप लेमडा मिनिमम ऑफ कॉन्टीन्यूस एक्सरेज बताएं। तो अगर बच्चों वोल्टेज पता हो तो लेमडा मिनिमम का बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बातें आप समझ आएंगी। ये इसके बेसिक की कंसेप्ट भी थे कि ये चीज़ें आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए, वेवलेंस का फार्मूले का आइडिया होना चाहिए, और अगर ये फार्मूलाज पता हो तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गए, चलिए अब इससे ऑनवर्ड बात शुरू करते हैं। एक्सरे ट्यूब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो एक्सरे ट्यूब का कंसेप्ट है। एक्सरे ट्यूब मतलब वो ट्यूब जो एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। एक्सरे ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए पहली बात तो याद रखनी है कि एक्सरे ट्यूब का अदर नेम क्या है, यानी एक्सरे ट्यूब को हम क्या कहते हैं। इसके दो लफ्ज़ आप याद रखेंगे इसके बारे में। पहली बात आप याद रखेंगे, एक्सरे ट्यूब जो है उसको हम हाई वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। अगर ऑप्शन लिखे ना वैक्यूम ट्यूब, हाई वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन में लिखा होगा एक्सरे ट्यूब लो वैक्यूम ट्यूब है, हाई वैक्यूम ट्यूब है, ये सिंपल वैक्यूम ट्यूब है, तो आप यूज़ करेंगे हाई वैक्यूम ट्यूब। बुक की लाइन है वैक्यूम ट्यूब। एक और इसकी याद रखना है कि एक्सरे ट्यूब
इज आल्सो कॉल्ड कूलिज ट्यूब। एक्सरे ट्यूब एक हाई वैक्यूम ट्यूब होती है और उस ट्यूब को हम कूलिज ट्यूब कहते हैं। ये जो एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। और एक्सरेज को प्रोडक्शन को किसने स्टडी किया था, वो रोंजे ने स्टडी किया था। उसने ये अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो 1895 में किया था। मतलब एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी और ये एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही है इनको रोंजे ने स्टडी किया था और रोंजे ने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो 1895 के अंदर किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं ट्यूब बना देता हूँ। वैसे एक दो इन्फॉर्मेशन, एक आधी लाइन इधर लिख लें। एक्सरेज के बारे में याद रखना कि एक होती है आपका सॉफ्ट एक्सरेज और एक हार्ड एक्सरेज भी होती है। एक सॉफ्ट एक्सरेज है, एक हार्ड एक्सरेज है। इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बनाने की इधर मैं वैसे लिखा। सॉफ्ट एक्सरेज के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी स्मॉल पेनिट्रेशन पावर होती है। स्मॉल पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर स्मॉल होती है। और हार्ड एक्सरेज की क्या होगी, लार्ज पेनिट्रेशन पावर। मतलब हार्ड जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो हार्ड एक्सरेज के बारे में भी कहते हैं कि ऐसी एक्सरेज होती हैं जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है। तो हार्ड एक्सरेज की क्या होगी, लार्ज पेनिट्रेशन पावर। पूरी बात लिख लेना। ये बस एक छोटी सी बात याद रख लेना कि हम सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज के वर्ड यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेनिट्रेशन। इस पे और भी बात करेंगे अभी। ट्यूब हम अगले पेज पे बनाते हैं। इसके साथ एक और लाइन भी लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सरेज कैन पेनिट्रेट, ये सब में एमसीक्यू की लाइन है, कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर इन सॉलिड्स। ये भी बुक की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए। ये वाली एक्सरेज कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर इन सॉलिड्स। एक्सरेज जो है वो सेवरल सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर सकते हैं सॉलिड में। वापस आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। हम असल में बात करना चाह रहे थे एक्सरे ट्यूब के ऊपर, जगह कम थी तो हम लोगों ने उधर वैसी बातें लिखी तो पेज ज़ाया ना कर बैठे अपना। एक्सरे ट्यूब बनाता हूँ। देखिए एक्सरे ट्यूब कुछ यूँ होती है, इस टाइप की आपकी एक्सरे ट्यूब होगी। ब्लॉक डायग्राम ही है, मतलब रफ साइड ही आपको हो सकता है। अच्छा, इस ट्यूब के बारे में थोड़े से एमसीक्यू आप में से एमडी कैट और ईटा के डिफरेंट होंगे, तो वो आप लोगों ने डिफरेंट एमसीक्यू याद रखने हैं। केपी के वालों ने इसमें क्या लिखना है और एमडी कैट वालों ने क्या लिखना है। इसमें जो एक चीज़ होती है ना, यहाँ पर आपका फिलामेंट लगा होता है और फिलामेंट के साथ यहाँ पर एक सोर्स लगा होता है। इसके बाद यहाँ पर कैथोड लगा होता है। इस जगह पर आपका जो एनोड या टारगेट लगा होता है, ये टारगेट है। अच्छा, इन दोनों के दरम्यान में, कैथोड और टारगेट के दरम्यान में आप लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देना। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाना। अब थोड़ा सा ना डिफरेंट बातें सुने। जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो बात एमडी कैट में है ना वही बात आपने उसमें भी करनी है, नर्स में भी ना। जो कंसेप्ट होगा ना, क्योंकि केपीके की बुक में कुछ बातें डाउटफुल लिखी हुई है ना। ये जो सोर्स होगा ना, वोल्टेज सोर्स होगा, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, अगर ये वोल्टेज सोर्स पूछेगा ना एमडी कैट में कौन सा होगा, तो आप लोग कहना ये अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज सोर्स होता है। लेकिन अगर आपसे वो के ईटा में पूछता है ना ये वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, तो आप लोगों ने कहना है ये वोल्टेज सोर्स डीसी होगा, क्योंकि केपीके की बुक में उसने डीसी 2 दफ़ा लिखा हुआ है इसको। फिर आप उस वहाँ पर डीसी लिख कर आएंगे कि ये वोल्टेज सोर्स डीसी होगा। एमडी कैट या नम्स में आप लोग यही बोलेंगे एसी होगा। वोल्टेज वही, अगर पूछता कितनी होगी वो बात सेम है, तो हम ये बोलेंगे वोल्टेज जो होगी वो 7,000 वोल्ट्स होगी। वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, 7,000 वोल्ट्स होगी। अगर वर्डिंग में किसी भी जगह पर आ जाए, ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज बहुत हाई होती है और कितनी होगी, 7,000 वोल्ट्स होगी। या अगर नंबरिंग में लिखा हुआ आ जाए तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं 50,000 वोल्ट्स के ऑर्डर की होगी। जनरल आ जाए तो 7,000 वोल्ट्स बोल देते हैं, अदरवाइज हम ये कह देते हैं कि क्या होगी कि 50,000 वोल्ट्स के ऑर्डर की आपकी ये वेव होती है। ठीक है। अब एक और बात थोड़ी सी केपीके में डिफरेंट है। केपीके में ये बात डिफरेंट है, वो कहते हैं कि इस टारगेट अलहदा चीज़ होती है, इसके अंदर एनोड अलहदा से लगा हुआ होता है, वो इसको एनोड बोलते हैं। और वो ये कहते हैं केपीके में, ये बात केपीके के लिए।
ये कंसेप्ट सिर्फ केपीके वालों को। वो कहते हैं कि जो एनोड होता है ना, असल में एनोड को आप लोगों ने टारगेट के अंदर फिक्स किया होता है, एनोड को आप लोगों ने टारगेट के अंदर फिक्स किया होता है। और वो कहते हैं जो एनोड होता है वो बेसिकली वो आपके पास सॉलिड कॉपर का बना होता है। एनोड जो होगा वो सॉलिड कॉपर का बना होगा। तो अगर आपसे पूछे ना एनोड किस चीज़ का बना होगा, सॉलिड कॉपर का होगा। पंजाब में हम लोग जो है वो टारगेट को ही एनोड कंसिडर करते हैं। ये केपीके में कहते हैं कि एनोड अलहदा चीज़ है और एनोड को टारगेट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक चिप की तरह फिक्स किया हुआ है ना, और उसके सराउंडिंग में टारगेट है। ठीक है, हालांकि बात बिल्कुल गलत है, किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर ये एनोड है तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रेज कॉपर बना रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन आकर कॉपर के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो कॉपर तो एक्स रेज नहीं बना रहा, एक्स रेज तो टारगेट प्रोड्यूस कर रहा है। खैर उसने आपकी पंजाब की बुक में से डायग्राम बनी हुई है ना, जब डायग्राम भी बनी हुई आ जाए और एक लफ्ज़ 3-4 दफ़ा रिपीट हो जाए तो फिर मजबूरी होती है उसको उसी तरह लिखना ना। तो टारगेट वर्ड यूज़ करेगा, वो बता दिया कौन सा होगा। अगर वो एनोड पूछेगा सिर्फ केपीके में, पंजाब वालों ने क्या कहना है, टारगेट ही एनोड है। पंजाब वालों ने कहना है टारगेट ही असल में क्या है, एनोड की तरह बिहेव करना। ये कैथोड हो गया, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये चंद बातें होगी। टारगेट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टारगेट क्या चीज़ है, एलिमेंट होगा विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एक्स रेज। एलिमेंट होता है जो एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था हम क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन भी यूज़ करते हैं। पता नहीं इसकी क्या स्पेलिंग है, टंगस्टन की डब्ल्यू इसकी सिंबल होती है। इसके लिए हम मोलिब्डेनियम भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसमें प्लाटिनम भी लिखा हुआ है, प्लाटिनम भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यही मेन चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लाटिन वगैरह। निकल ना लिखिएगा, प्लाटिनम निकल की जगह लिखिएगा। टंगस्टन है, मोलिब्डेनियम है और प्लाटिनम। निकल भी वैसे यूज़ होती है, लेकिन प्लाटिनम क्योंकि केपी के वालों ने लिखा हुआ है तो प्लाटिनम ही लिख लीजिएगा। मेनली कौन सी यूज़ होती है, टंगस्टन यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज टारगेट की क्या होती हैं, जो में कॉमन सी प्रॉपर्टीज है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बता दिया कि हाई एटॉमिक नंबर भी होता है। पहले बातें हुई है वैसे। हाई जेड हो, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो हाई होना चाहिए, यानी टारगेट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। एक और बात भी लिखी जाती है, वो होती है हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। टारगेट की हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, लेकिन हम बोलते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई है, इसका मतलब क्या है, पानी देर से गर्म होता है। मेटल्स की स्पेसिफिक हीट वाटर से कम होती है। वैसे मेटल्स की वाटर से, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम यहाँ पानी यूज़ करेंगे टारगेट की जगह पर, वैसे बता रहा हूँ ये बात कंसेप्ट समझाने के लिए ना। मेटल जल्दी गर्म हो जाती हैं तो मेटल की स्पेसिफिक हीट कम होती है, पानी देर से गर्म होता है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो हम ये ऐसी मेटल यूज़ करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो, मतलब देर से गर्म हो, देर से गर्म, ये इसका मतलब। स्पेसिफिक हीट हम जी चाहते हैं कि टारगेट हीट अप ना हो जाए, हम तो नहीं चाहते टारगेट हीट अप, हम कहते हैं टारगेट हीट अप ना हो। तो उसको बचाने के लिए हम ये करते हैं कि टारगेट की प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं कि हम ऐसी मेटल यूज़ करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट हाई हो। ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, कैथोड जो है यहाँ पर जो लगा हुआ है सब, केपीके की बुक में वैसे फिलामेंट और कैथोड की उसने खिचड़ी मचाई है, वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन हम उसको खिचड़ी को अलहदा करके पढ़ लेंगे, मतलब इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। तो कैथोड है बेसिकली ये किस काम के लिए यूज़ होता है, कैथोड इज़ यूज टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड होता है उसका काम होता है एमिट करना इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कैथोड की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऐसा मटेरियल का बना होता है जिसकी लेस हीट कैपेसिटी होती है। लेस हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाए, ये देर से गर्म हो, हाई स्पेसिफिक हीट। लेस हीट कैपेसिटी मतलब बहुत जल्दी हीट अप हो जाए ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एमिट करना है तो हीट की वजह से एमिट करेगा ना, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, लेस हीट कैपेसिटी होगी। और हम कहते हैं इस मटेरियल का लेस वर्क फंक्शन भी होना चाहिए। ये कंसेप्ट भी आपको समझ आता होगा। तो वर्क फंक्शन तो कितना लंबी चौड़ी बात की है, मतलब इसकी अपने इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप कम होनी चाहिए, जब इसको हीट मिले तो ये अपने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप के लिए वर्क फंक्शन यूज़ करते हैं वर्ड, ये बात याद रखनी। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन वर्ड नहीं होता। वर्क फंक्शन का जो कंसेप्ट है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो किसी की ग्रिप होती है ना मेटल की, फ्री इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप को वर्क फंक्शन कहते हैं। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप का नाम वर्क फंक्शन नहीं होता। अब कैथोड ने इलेक्ट्रॉन एमिट करने, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ड्यू टू हीट। इसको हीट मिलेगी तो इसने इलेक्ट्रॉन एमिट करने। इसका मतलब कैथोड से जो एमिशन होगी ना, कैथोड जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन करेगा, एमिशन की मैंने कल बहुत सारी टाइप्स आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, उस एमिशन को हम बोलते हैं वो थर्मियोनिक एमिशन होगी। यानी ये जो एमिशन कर रहा है, देन सच एमिशन इज नेम्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। यहाँ पर जो एमिशन हो रही है वो थर्मियोनिक एमिशन है। थर्मियोनिक मीन हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों एमिट हों, ऐसी एमिशन को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये हमें नज़र आता रहे, ये नज़र आएगा तो पेज नज़र नहीं आएगा, एक वक्त में एक ही चीज़ देख सकते हैं, मुझे लग तो ये रहा है। अच्छा, थर्मियोनिक एमिशन की बात होगी, यहाँ से थर्मियोनिक एमिशन हो रही है। अच्छा, ये मैं बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़नी थी, वो हमें आइडिया हो गया। थोड़ा वर्किंग की तरफ आते हैं, बल्कि फिलामेंट तो बेचारा रह गया, वो कहेगा मुझे पढ़ा ही नहीं सकता। फिलामेंट एफ जो है ना, फिलामेंट के साथ देखें ना, एक अपना अलहदा से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये स्मॉल वोल्टेज सोर्स होता है, स्मॉल वोल्टेज सोर्स। इसको मतलब कि फिलामेंट के साथ एक और वोल्टेज सोर्स लगा होता है, ये अलहदा से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये जो वोल्टेज सोर्स है कैथोड और टारगेट के दरम्यान में हम कहते हैं लगा हुआ है। फिलामेंट का काम क्या होता है? फिलामेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा हीट टू कैथोड। फिलामेंट हीट प्रोवाइड करता है कैथोड को। अगर आ जाए ना, फिलामेंट एमिट क्या करता है, तो केपीके की बुक में लिखा हुआ है फिलामेंट इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, वो लाइन रॉन्ग है। फिलामेंट एमिट फोटॉन्स, ये हीट दे रहे हैं, हीट एमिट करता है, तो हीट किस फॉर्म में करता है? फोटॉन्स की फॉर्म में करेगा। फोटॉन क्यों बोल रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है ना, एक्सरे भी। एक्सरे क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो एक्सरेज एमिट क्या चीज़? फोटॉन्स। एक्सरेज जो है वो फोटोन एमिट कर रहा है। ये मैं समझ आ गया कि फिलामेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा हीट टू कैथोड और ये एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो बड़ी आसान सी बात फिलामेंट ने हीट दी कैथोड को, कैथोड हीटअप हुआ और कैथोड ने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिए। अब कैथोड पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ एनोड या टारगेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ई इंटू वी होगी ना। हम कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, ये वोल्टेज कितनी है? सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स है। अंदाज़ा लगा लो इस इलेक्ट्रॉन की कितनी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये इलेक्ट्रॉन टारगेट की तरफ जा रहा है, जब इसकी वोल्टेज बहुत हाई है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? हाई होगी। शायद कभी न्यूमेरिकल आ जाए आपका ये, एक्स रे से लिंक कर ले और आपसे कहे कि आप जो इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पता हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। खुद सोचिए, जब ये इतना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाकर इस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा? टारगेट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा। अच्छा, एक और बात सुने, ये इलेक्ट्रॉन दो फंक्शन करता है ना। अक्सर बच्चे सोचते हैं शायद ये कॉन्टीन्यूस एक्स रेज प्रोड्यूस करवाएगा या करेक्टरिस्टिक्स करवाएगा, ये दोनों काम करेगा। ये कुलियन की वजह से जब स्लो डाउन होगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन कुलियन की वजह से स्लो डाउन हो रहा है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ, सुने बात ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये आगे टारगेट का एटम पड़ा हुआ है, वही समझ लो कि आपका क्या है, मोलबुडिन टंगस्टन ही है। इस इलेक्ट्रॉन ने आकर सपोज करते हैं इसके इस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ हिट किया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खुद आगे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? कैथोड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कैथोड से। इसने इसके साथ आकर कुलियन किया, जब इसके साथ कुलियन किया है तो ये एक्साइट हो गया। ये क्या हो गया? एक्साइट हो गया। जब ये एक्साइट हुआ है तो अपनी जगह पर क्या छोड़ गया? वैकेंसी। ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, लेकिन पहले से क्या हो गया? स्लो हो गया। इसने इसके साथ कुलियन किया, इसको एक्साइट करवा दिया। किसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया? टारगेट के इलेक्ट्रॉन को। और ये कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन खुद आगे चला गया। इस कुलियन की वजह से ये स्लो हुआ ही नहीं हुआ? स्लो हुआ है। उस स्लो होने की वजह से इसने कॉन्टीन्यूस एक्स रेज एमिट कर दी है। कैथोड का इलेक्ट्रॉन जब टारगेट के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा स्लो होगा। क्यों स्लो हुआ है? कुलियन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई? हुई है कम। कम होकर कम हुई है, तो वो जितनी कम हुई है उसने थोड़ी सी कॉन्टीन्यूस एक्स रेज एमिट की है। समझ की बात?
अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया कोलिजन की वजह से। अब ये टारगेट का इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होकर अपने उधर आएगा ना, जब डी एक्साइट होकर आएगा तो ये जो मिट करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी। ये एक्सरेज कौन सी होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो कोलिजन की वजह से मिट होंगी वो कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों एक्सरेज इकट्ठी प्रोड्यूस हो रही हैं कि जब ये कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता जा रहा है, ये स्लो डाउन होता जा रहा है, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस बना रहा है। टारगेट के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं तो उससे कौन सी हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है। अगर किसी को सही कंसेप्ट समझ आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इस टारगेट के इलेक्ट्रॉन के एक्साइट और डी एक्साइट होने से। तो यही वजह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं उनकी एनर्जी इस टारगेट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इस एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करती है? किसी भी शेल की एनर्जी किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का फंक्शन है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन ने जो रेडिएशन मिट करनी है उसकी एनर्जी क्या होगी? उन दो शेल के डिफरेंस के बराबर होगी ना। और कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट का दो शेल का डिफरेंस आपस में मैच नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक टारगेट के इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं, उसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ये कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से कौन सी है? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है। अब मैं ये आपसे बात करना चाह रहा था कि आपको लगता है बात कि अगर हम टंगस्टन टारगेट यूज़ करें और हम मोलिब्डेनियम टारगेट यूज़ करें, टंगस्टन, मोलिब्डेनियम या प्लैटिनम तीनों यूज़ कर लें, तीनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएं, तो क्या तीनों एक जैसी एक्सरे, यानी सबके क्या के अल्फा की एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी सेम। सबके के अल्फा की एनर्जी डिफरेंट होगी। उसकी वजह यह है कि सबके के शेल के, एल शेल की, एम शेल की एनर्जी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। यही वजह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसका मटेरियल टारगेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग शेल में। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं, सॉरी कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो आपको मैंने बताया ना, इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे डिपेंड करती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कितना हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो किसका फंक्शन है? वोल्टेज का फंक्शन है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्टिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है ना, जो कैथोड से आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल वोल्टेज कर रही है ना। यही वजह हम कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो रेडिएशन होगी उनकी एनर्जी भी इस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे क्या करेगी? डिपेंड कर रही होगी। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं। बात ये हो रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है तो इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर रहा है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इस टारगेट के मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, यानी जो टारगेट है उसके मेल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हम ये करते हैं, ये जो टारगेट होता है ना, क्योंकि उसके मेल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उन्होंने सिस्टम ये लगाया होता है कि इस टारगेट के अंदर उन्होंने यूँ वाटर सर्कुलेटिंग पाइप्स लगा देते हैं। ये मैं तो बड़े सिंपल से बना रहा हूँ, काफ़ी टेक्निकल एंगल पे होंगे। तो वो इसके अंदर वाटर सर्कुलेटिंग पाइप्स लगे हुए हैं। इसको किससे बचाने के लिए? मेल्टिंग से बचाने के लिए इसके अंदर वाटर सर्कुलेटिंग पाइप्स लगे हुए। अब करते वो क्या है, इन वाटर सर्कुलेटिंग पाइप से यहाँ से कोल्ड वाटर इंटर किया। वो वाटर जब यहाँ से मूव करता हुआ इधर बाहर निकलेगा, इसकी हीट अब्जॉर्ब नहीं कर चुका होगा? इस टारगेट से काफ़ी सारी हीट अब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो यहाँ से जब वाटर बाहर निकलेगा तो वो हॉट वाटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट को मेल्टिंग से बचाने के लिए एक मेजर तो ये लिए जाते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, लेकिन फिर भी इतनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी से जब जाकर हिट करता है तो इसके मेल्ट हो जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको मेल्टिंग से बचाने के लिए हम जो टारगेट होता है उसके अंदर वाटर सर्कुलेटिंग पाइप्स लगा देते हैं। इन वाटर सर्कुलेटिंग पाइप्स को हम बोलते हैं कूलिंग फिन्स। इन कूलिंग फिन्स का काम क्या होता है? यूज टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टारगेट। इनका काम क्या है? यूज टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टारगेट। इनका काम जो है वो टारगेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ना। इन्हीं की वजह से इस ट्यूब का नाम कूलेज ट्यूब है। कूलेज ट्यूब इन कूलिंग फिन्स की वजह से इस ट्यूब का जो नाम है वो कौन सा होता है? कूलेज ट्यूब का नाम होता है। और ये हम क्यों लगा रहे होते हैं? ताकि बेसिकली वो
आपके उन चीज़ों को मेंटेन रख सके, टेम्परेचर उसका ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा ये बात होगी। फिर अगर आपसे पूछे ना टारगेट के अंदर आप लोगों ने इसको सेट तो किया मैंने इसका आइडियल एंगल कितना होता है, इसको इंक्लाइंड रखा जाता है ना टारगेट को। वैसे एमसीक्यू कभी कभार पूछ लेता है, इसका जो आइडियल एंगल होता है ना वो 45 डिग्री होता है। टारगेट को इंक्लाइंड थोड़ा सा रखा होता है ना, इसका आइडियल एंगल 45 डिग्री होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इसको यूँ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रखते हैं ना, ये टारगेट की बात हो रही है, अगर आप इसको यूँ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड कर देते हैं, ये 45 डिग्री एंगल है, इसका फ़ायदा ये होता है जब इसके ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं, यहाँ से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं ना, वो 45 इंक्लिनेशन होने की वजह से इस जगह पर एक विंडो बनी होती है, उस विंडो को हम बोलते हैं एक्सरे विंडो। तो वो 45 इंक्लिनेशन होने की वजह से वो जो मोस्ट ऑफ द एक्सरेज होती हैं ना, दे मूव टुवर्ड दिस विंडो, और इस विंडो के ऊपर आप आकर वो कलेक्ट होती हैं, और आगे जिस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने उनको यूज़ करना होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो 45 डिग्री इसकी आइडियल इंक्लिनेशन एंगल होता है टारगेट का। इसको स्ट्रेट नहीं रखा जाता, ताकि बेंड थोड़ा सा देते हैं ताकि एक्सरेज जो है वो इस विंडो की तरफ मूव करें, ठीक है। और एक्सरे विंडो बेसिकली वो विंडो है जहाँ पर हम एक्सरेज कलेक्ट करते हैं, और आगे एक्सरेज को जिस मर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटी सी बात याद रखनी है, देखिए अब अगर हम एमडी कैट के अकॉर्डिंग बात करो, ज़रा बात ध्यान सुनिएगा। एमडी कैट वाले स्टूडेंट ये सोचें कि ये बेसिकली उसने बोला है कि एसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स ही होता है, 50,000 वोल्ट का डीसी तो लग नहीं सकता, बस वो केपीके की बुक में डीसी है तो इसलिए मैंने उनको डीसी लिखवाया। देखिए आप ज़रा खुद सोचो, अगर इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, तो सॉरी इस तरफ पहले नेगेटिव ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये आपके पास कैथोड था और ये आपके पास क्या चीज़ थी, एनोड था ना, इस तरफ टारगेट या एनोड। इस पर इस वक्त नेगेटिव चार्ज है, इस वक्त पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, क्यों निकले वो पता है ना, उसने इसको हीट अप किया, इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर हिट कर रहे हैं, तो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, मैं टिक कर रहा हूँ, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन इसका जो नेक्स्ट हाफ आएगा, ये तो सिचुएशन समझ लें ना वैसे एग्जाम्पल के तौर पर, 0 से T/2 तक सिचुएशन रहेगी। अगले हाफ में क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा, जो कैथोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो टारगेट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही होगा। कुछ बच्चे समझते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, यार इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन तो किसकी वजह से, हीट की वजह से इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन को टारगेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अब इन इलेक्ट्रॉन को टारगेट क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहली बात है टारगेट के पास पहुंचेंगे ही नहीं, अगर थोड़े बहुत पहुंचते भी हैं तो इस केस में एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होगी, एक्स रेज आर नॉट प्रोड्यूस, कैन नॉट प्रोड्यूस। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही, देखिए एक्स रेज कब प्रोड्यूस होंगी, जब ये इलेक्ट्रॉन जाए टारगेट के ऊपर हिट करे, उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवाए और खुद स्लो डाउन हो, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक्स रेज में कन्वर्ट होगी कॉन्टीन्यूस में, और टारगेट के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्साइड और डी एक्साइड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होंगी। इस केस में टारगेट इलेक्ट्रॉन निकल ज़रूर आए हैं, लेकिन टारगेट ने उनको अट्रैक्ट नहीं किया। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी किस वजह से गेन करनी थी, टारगेट की अट्रैक्शन की वजह से, वो तो गेन ही नहीं कर पा रहे, तो इस केस में एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये एम्स क्यों नहीं आता कि किस हाफ में प्रोड्यूस होंगी, 0 से T/2 या T/2 से T, ये नहीं आता। एम्स क्यों आ रहा था कि क्या एक्स रेज बोथ हाफ ऑफ एसी साइकिल में प्रोड्यूस होंगी या वन हाफ ऑफ एसी साइकिल में प्रोड्यूस होंगी। तो आप लोग अपने पास लिखना है कि एक्स रेज प्रोड्यूस ओनली इन वन हाफ ऑफ एसी। ये बात अब समझ आ गई ना, ये सिर्फ वन हाफ ऑफ एसी में प्रोड्यूस होंगी, और एसी के कौन से हाफ में प्रोड्यूस होंगी, उस हाफ में प्रोड्यूस होंगी जब कैथोड नेगेटिव होगा और टारगेट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स रेज प्रोड्यूस ओनली इन वन हाफ ऑफ एसी, कौन सा हाफ, जिस हाफ में कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा, उस हाफ में एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज आपकी जो एक्स रेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बात याद रखनी, क्योंकि हम इसमें एसी सोर्स यूज़ करते हैं, और एसी सोर्स के किस हाफ में प्रोड्यूस हो रही हैं और किस हाफ में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आप लोगों ने थोड़ी सी बात याद रखनी है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली है कि कॉन्टीन्यूस एक्स रेज की एनर्जी, वो तो खैर फार्मूले भी आप लोगों ने लिखे हैं ना, कॉन्टीन्यूस एक्स रेज की वेवलेंथ वगैरह के फार्मूले लिखे हैं ना, वो HC/EV, इनकी सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, कॉन्टीन्यूस की वेवलेंथ अगर इस पर डिपेंड करी तो बाकी चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती हैं ना, कॉन्टीन्यूस एक्स रेज का।
फिर मैंने आपको ये पता ना फार्मूला किन एक्सरेज के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, ये आपको बता दिया। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए ये लिखा ना, अंडर रूट एफ प्रोपोर्शनल टू जेड। इसमें मतलब कि इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर डिपेंड कर रही है तो वेवलेंथ एनर्जी हर चीज़ आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की वेवलेंथ एनर्जी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करती है। ये बात क्लियर होगी आपको। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पावर ऑफ पेनिट्रेशन वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इन एक्सरेज की इंटेंसिटी की बात नहीं की, इन एक्सरेज की इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। देखिए मैंने 4 चीज़ें तो लिखी हुई थी ना, मैंने इंटेंसिटी पढ़ाई है ज़रूर, लेकिन ये नहीं बताया किस पे डिपेंड करती है ना। हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर ऑफ पेनिट्रेशन की बात की। इंटेंसिटी का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ रेज ना, नंबर ऑफ एक्स रेज अगर ज़्यादा होंगी तो मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स रेज की जो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज है ना वो किस पर डिपेंड करती है। इन एक्स रेज की इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एक्स रेज किस पर डिपेंड करती है। वो बड़ा आसान सा है, आप लोगों ने याद रखना है जो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज है ना, कितनी ज़्यादा एक्स रेज होंगी वो डिपेंड इस चीज़ पे करेंगी कि कैथोड से कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, वो डिपेंड करेंगी कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। देखिए कैथोड से कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस पर डिपेंड करेगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले 3, ये जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन है ना, इलेक्ट्रॉन की 2 चीज़ें होती हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन की एमिशन है, एक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन है ना वो इधर फिलामेंट करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन की एमिशन मेरा पुत्र कौन करवा रहा है, फिलामेंट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इधर जो ऊपर वोल्टेज सोर्स लगा है वो कंट्रोल कर रहा है, ये वाला वोल्टेज सोर्स इधर टारगेट भी होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंट्रोल, एनर्जी जो है वो डिपेंड ऑन वोल्टेज सोर्स ना, बार बार वही लिख रहा हूँ, डिपेंड ऑन वोल्टेज सोर्स। जब V लिखा जाता है इसका मतलब वो वोल्टेज सोर्स होता है जो कैथोड और टारगेट के दरम्यान में हो। फिलामेंट के साथ जो वो वोल्टेज सोर्स लगा होता है ना, इसका एमसीक्यू में नाम यूज नहीं होता। जब भी कभी आपसे पूछे ना वोल्टेज सोर्स वर्ड यूज हो, आप लोगों ने कैथोड और टारगेट वाला ही एमसीक्यू में लेकर आना है। इसको वोल्टेज सोर्स एमसीक्यू में वर्ड यूज ही नहीं होता इसका, क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाती है ना बात। इसलिए जब भी वो कभी वोल्टेज सोर्स लिखते हैं इसको लिखते हैं। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी एमिशन को कंट्रोल फिलामेंट करता है, फिलामेंट का करंट करता है। देखिए मैं फिलामेंट की वोल्टेज सोर्स फिर नहीं लिख रहा, फिलामेंट का करंट करता है, मतलब जितना फिलामेंट का करंट ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे। अब समझ आ गया हम वोल्टेज सोर्स क्यों नहीं। हाँ अगर अब वैसे मैं लाइन बोल दूँ तो हर्ज को नहीं, मैं कह सकता हूँ कि फिलामेंट करंट किस पे डिपेंड करेगा, फिलामेंट के वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करेगा, यानी फिलामेंट की वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन क्योंकि जब जनरल वर्ड वोल्टेज लिखा हुआ आता है तो वो मीनिंग क्या लिए जाते हैं, ये वाला लिया जाता है। ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, ये थर्मियोनिक इमिशन है। थर्मियोनिक इमिशन हीट की इमिशन है, वो हीट कौन दे रहा है, फिलामेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट जो हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं फिलामेंट करंट पे, नॉट दिस वोल्टेज सोर्स पे। ये वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, ये वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रॉन नहीं ज़्यादा एमिट करवा रहा है, ये कहता है जितने एमिट होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ये उनकी एनर्जी को कंट्रोल करेगा। ये ज़्यादा ये कम इलेक्ट्रॉन नहीं करता, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जितनी वोल्टेज सोर्स ज़्यादा होगी उतनी उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। तो आप लोगों ने समझ आ गई बात की कि जो कैथोड है वो ये से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी एमिशन फिलामेंट करंट पे डिपेंड करती है। फिलामेंट में करंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा एमिट होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे, उतनी ज़्यादा रेस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दैट इज़ कंट्रोल बाय द फिलामेंट, सॉरी उस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज सोर्स बिटवीन कैथोड एंड टारगेट। ठीक है, ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। बाकी इसके ग्राफ्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह फिर कल देख सकते हैं।